अध्याय 611 अध्याय 503 जिसमें बहुत से लोग शामिल हैं। अध्याय 611 अध्याय 503 जिसमें बहुत से लोग शामिल हैं। हत्यारे की आंखें भय से बड़ी हो गईं जब उसने कहा, मत करो मत करो, जो कुछ भी तुम जानना चाहते हो मैं तुम्हें बताऊंगा। छोटे भाई ने कोई कदम नहीं उठाया। कंकाल केरीम ने पहले ही तलवार से अपना गला काट लिया था। खून झरने की तरह बह रहा था। हत्यारे का शरीर धीरे धीरे नीचे गिरा, हिलता रहा और फिर गतिहीन हो गया। वू हेंग ने मृतकों के साथ संवाद जारी किया और लाश धीरे धीरे अपने पैरों पर चढ़ गई। तुम्हें क्रिस्टू को मारने के लिए किसने भेजा? लाश ने उत्तर दिया, हमारे परिवार का स्वामी। मालिक? कोई किराए का हत्यारा नहीं बल्कि एक गार्ड। आपके परिवार का स्वामी कौन है? लाश ने जवाब दिया, गोल्डन विंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष। वू हेंग ने अपने अधीनस्थ ऑकोट की ओर देखा, जिसने अपना सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह इस वाणिज्य कक्ष से परिचित नहीं है। उन्होंने पूछना जारी रखा, अध्यक्ष कहाँ है? इनर सिटी डिस्ट्रिक्ट, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट नंबर 3, बिल्डिंग 72 के निवास पर, यही वह रहता है। ऑकोट ने जल्दी से नोट्स ले लिए। वू हेंग ने फिर पूछा, उसके तुम्हें क्या आदेश थे? क्रिस्टू को मार डालो, यह सुनिश्चित करो कि सिटी लॉर्ड के महल में लाश मिल जाए, फिर पैसे लेकर लुंडहैम सिटी से निकल जाओ। कुछ देर बाद लौट आना। वू हेंग ने अपने हाथ से इशारा करके सीधे जादू को दूर कर दिया। लाश फिर से नीचे गिर गई। उसके सारे उपकरण निकाल लिए गए और शव को एक तरफ फेंक दिया गया। चलो इनर सिटी डिस्ट्रिक्ट चलें। गाड़ी के अंदर ग्लेंडा दूर से ही वापस उड़ाई। वह प्रकट हुई और बोली, जब मैं अंदर आई तो एक 40 साल का आदमी पूछ रहा था कि क्या कोई लंडहैम शहर से बाहर गया है। वह शायद उसी व्यक्ति की बात कर रहा होगा जिससे हमारी अभी अभी मुलाकात हुई थी। अंदर कितने गार्ड हैं? 20 से अधिक गार्ड, एक स्तर 15 का, बाकी लगभग स्तर 10 के, और 6 नौकर। वू हेंग ने सिर हिलाया और गाड़ी का पर्दा खोल दिया। आउकोट? महाराज, छोटा भाई जल्दी से पास आया। अंदर 20 से ज्यादा पहरेदार हैं। कंकालों को अंदर ले जाओ और उस आदमी को बाहर निकालो, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वू हेंग ने कहा। फिर गाड़ी के बाहर किसी से कहा, केरीम उनके पीछे आओ। निर्देश देने के बाद ऑकोट ने कंकालों के एक समूह का नेतृत्व किया, कोने को मोड़ा और सीधे निवास के सामने के दरवाजे पर हमला किया। उसने अपने सामने की इमारत को लात मारकर खोल दिया। वह सीधे अंदर घुस आया। हवेली के अंदर लड़ाई और चीखने की आवाजें गूंजने लगीं। वहां अराजकता थी। लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली और युद्ध की आवाजें धीरे धीरे बंद हो गईं। ऑकोट दौड़कर वापस आया, महाराज, बात खत्म हो गई। आपके कंकाल ने अंदर के सबसे मजबूत कंकाल का सिर काट दिया और उस व्यापारी को भी कंकालों ने मार डाला। अंदर जाकर जांच करो। गाड़ी नजदीक आ गई और वू हेंग सीधे हवेली में चला गया। जमीन लाशों से पटी पड़ी थी। वू हेंग ने ब्रोकेड वस्त्र पहने व्यापारी की ओर देखा और उसकी उंगली से स्पेस रिंग उतारने के लिए नीचे झुका। अंतरिक्ष वलय 5 घन मीटर। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इसकी सामग्री की जांच की। कुछ निजी सामान, सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के, साथ ही कई मसौदा समझौते। सरगोन जनजाति लौह अयस्क खरीद समझौता। डायबॉर्ग तांबा अयस्क खरीद समझौता। ऐसा प्रतीत होता है कि वह लुंधाम शहर के भीतर कुछ व्यापार समझौतों में शामिल थे। अयस्कों की एक निश्चित मात्रा खरीदना। उसने स्पेस रिंग अपनी जेब में रख ली। वू हेंग ने शरीर पर मृतकों के साथ संवाद डाला। भव्य वस्त्र पहने शव उठ बैठा, उसकी धुंधली पुतलियां उसे देख रही थीं। वू हेंग ने पूछा, क्या कल इनर सिटी डिस्ट्रिक्ट पर हमला करने वाले 3 लेवल 15 पेशेवरों को आपने ही व्यवस्थित किया था? हाँ। आपने ऐसा क्यों किया? लुंधाम शहर पर कब्जा करना और उसे अपना गढ़ बनाना। सचमुच यह सब उसकी ही व्यवस्था थी। वू हेंग ने उसकी ओर देखा और सोचने लगा कि क्या यह गुप्त साधना हॉल का काम है, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। इससे पहले मैंने सीक्रेट कल्टीवेशन हॉल के सदस्यों के शवों के बारे में पूछताछ की थी। जब संबंधित मामलों का उल्लेख किया जाता था तो शव किसी प्रकार के गोपनीयता मंत्र को सक्रिय कर देते थे और वेंशी स्वतः ही उठ जाता था। मैंने एक क्षण के लिए सोचा। मैंने पूछा, क्या शहर में कोई और लोग भी इसमें शामिल हैं? शरीर ने उत्तर दिया, अब और नहीं। वू हेंग ने पूछा, यदि आप कार्यभार संभालते हैं तो उसके बाद क्या योजना होगी? निकाय ने उत्तर दिया, लुंडहैम शहर को आधार के रूप में उपयोग करना, ये को साम्राज्य को हथियार और उपकरण प्रदान करना, राजनीति में रणनीतिक लाभ प्राप्त करना। वू हेंग की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। यह फिर से ये को साम्राज्य से कैसे संबंधित है? अंतिम प्रश्न, ये को किंगडम में आपकी क्या योजना है? दूसरे राजकुमार का समर्थन करने के लिए, राजा बनने के लिए। वू हेंग की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। इस परिणाम से वह और भी अधिक आश्चर्यचकित हुआ। उनकी योजना और भी बड़ी थी। वे अब ये को साम्राज्य के सिंहासन के लिए षड्यंत्र रच रहे थे और बूढ़ा राजा अभी मरा भी नहीं है। 5 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। शरीर वापस नीचे गिर गया। वू हेंग ने लाश युद्ध क्षेत्र जारी किया, चारों ओर बिखरे हुए शवों को पलट दिया। उन्होंने आगे कहा, खड़े रहो, पहरा दो। खटखट। कंकालों ने हवेली की रखवाली शुरू कर दी। वू हेंग अपने आदमियों के साथ चला गया, चलो वापस चलते हैं। वापस सिटी लॉर्ड के भवन में वू हेंग ने जांच के परिणामों की रिपोर्ट वेन मनशा को दी। अच्छी खबर यह थी कि 3 लेवल 15 पेशेवरों के साथ मामला समाप्त हो गया था और पर्दे के पीछे का अपराधी पहले ही मर चुका था। बुरी खबर यह थी कि अंतिम व्यापारी लगभग निश्चित रूप से गुप्त साधना हॉल का सदस्य था और ये लोग षड्यंत्र रचने में माहिर थे। किसी न किसी तरीके का प्रयोग करके उन्होंने अपने लिए अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए हर जगह सत्ता संरचनाओं में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। साथ ही इसका कुछ संबंध ये को साम्राज्य से भी था। यह अच्छी खबर नहीं थी। वेन मनशा ने चुपचाप सुना, उसके चेहरे पर ज्यादा चिंता नहीं थी। यह बहुत खतरनाक है, तुम यहीं क्यों नहीं रुकते? वू हेंग को आश्चर्य हुआ और उसने अपना चेहरा चुटकी से दबाया। हम अभी एसोसिएशन नहीं छोड़ सकते, नहीं मैं गोल्ड और सिल्वर आइलैंड को बहुत लंबे समय तक छोड़ सकता हूँ। वेन मनशा ने अपनी जीभ घुमाई, उसकी उंगली चूसते हुए बुदबुदाया, हमें कब तक यहाँ से जाने की जरूरत नहीं रहेगी? जब हमें एसोसिएशन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रह जाएगी। वू हेंग ने वेन मनशा की कोमल जीभ को धीरे से कुरेदा। वेन मनशा ने एक क्षण सोचा, फिर कहा, वास्तव में यह कुछ खास नहीं है। लुंधाम शहर इस बिंदु तक विकसित हो चुका है, इसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। वू हेंग ने सिर हिलाया, तब तक मैं और अधिक कंकाल गार्डों की व्यवस्था कर लूंगा, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हें खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। आप ऐसा कह रहे हैं जैसे मैं इन चीजों से डरता हूँ। रात के खाने के बाद वेन मनशा ने उसे ले लिया, थोड़ा भेष बदल लिया और वे दोनों शहर की मनी कैट के पास गए। उन्होंने लुंडहैम सिटी के सिटी दैट नेवर स्लीप्स में एक गीत और नृत्य प्रदर्शन देखा। प्रदर्शन समाप्त होने के बाद ही वे आराम करने के लिए अपने घर लौटे। अगले दिन ज़ोंबी दुनिया, जिंजियांग अपार्टमेंट जिले के बाहर सड़कों पर घनी गर्जना की श्रृंखला उठ खड़ी हुई।
इमारत की छत पर बने कमरे में दो जीवित बचे लोग एक कोने में दुबके हुए थे और उनके सिर ढके हुए थे तथा वे कांप रहे थे। एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसके बाल झड़ रहे थे बेकार कागज से सनी खिड़की के नीचे से झांक रहा था और देख रहा था कि सड़क के ऊपर से सफेद हड्डियों वाले ड्रैगन के कंकाल उड़ रहे थे। उन्होंने नीचे ज़ोंबी भीड़ पर केंद्रित गोला बारूद गिराया। हर बमबारी के बाद लाशें झुंड में मरती थीं। अंकल वांग, क्या यह रेडियो का आधार है? एक युवक ने पीछे से धीरे से पूछा। पीछे हट्टे बालों वाले आदमी ने निकल लिया और अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, बाहर कंकाल भीड़ पर बमबारी कर रहे हैं। तो फिर ये जरूर वही होंगे। क्या यही उनकी महाशक्ति नहीं है, कंकालों को नियंत्रित करने की? युवक थोड़ा उत्साहित हुआ। पीछे हट्टे बालों वाले व्यक्ति ने कहा, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं दिख रहा है, केवल कंकाल हैं। क्या दो राक्षस समूह एक दूसरे से लड़ रहे हैं? क्रैकल क्रैकल। उसी समय रेडियो पर एक आवाज आई। यह शिन्फू सिटी बेस है। क्या जिनजियांग अपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट में कोई मुझे सुन सकता है? अध्याय 612 अध्याय 504 पुराना पावर प्लांट अध्याय 612 अध्याय 504 पुराना पावर प्लांट। रेडियो अचानक बोला, जिससे दोनों व्यक्ति चौंक गए और उनके चेहरे पीले पड़ गए। भूमध्यसागरीय व्यक्ति ने जल्दी से बाहर की ओर देखा और उठाए गए अखबार को फिर से सील कर दिया। उसकी आवाज में घबराहट थी। तुमने अभी क्या कहा? युवक कुछ अनिश्चित था। ऐसा लगता है कि शिन्फू शहर के लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं। जब वे दोनों बातें कर रहे थे, रेडियो की आवाज फिर से ऊंची हो गई। यह शिन्फू सिटी बचाव दल है। क्या जिनजियांग अपार्टमेंट जिले के लोग हमें सुन सकते हैं? दूसरी कॉल पर दोनों ने इसे जोर से और स्पष्ट रूप से सुना। उनके चेहरों पर एक साथ खुशी झलक उठी। वे वास्तव में उनसे संपर्क कर रहे थे। आशा थी वे मर गए होंगे। कोई जवाब नहीं दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही कोई बात कर रहा था, अब तक तो कुछ गलत नहीं हो जाना चाहिए था। क्या तुम लोग सच में ऐसा कर रहे हो? जिनजियांग अपार्टमेंट्स में आबादी इतनी घनी है, तुम उन्हें कैसे बचाओगे? अधिक से अधिक हम उन्हें यह कह सकते हैं कि वे स्वयं भाग जाएं, कहीं इकट्ठा हो जाएं। बचाव के लिए जाना असंभव है। ईश्वर भला करे, आमीन। तुरंत ही अन्य आश्रय स्थलों से भी चर्चा की आवाजें सार्वजनिक आवृत्ति पर प्रसारित होने लगीं। उन्हें इस बात पर आश्चर्य हुआ कि शिन्फू सिटी बेस वास्तव में बचाव कार्य कर रहा था। साथ ही उन्हें इस बात पर भी संदेह था कि जिनजियांग अपार्टमेंट्स से कोई भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा था। वे सोच रहे थे कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं है। युवक ने घर में बना माइक्रोफोन भूमध्यसागरीय व्यक्ति को देते हुए कहा, अंकल वांग, आप उनसे जल्दी बात करें। भूमध्यसागरीय व्यक्ति ने माइक्रोफोन उठाया और कहा, यह जिनजियांग अपार्टमेंट है, क्या आप आ गए हैं? रेडियो के अंदर विभिन्न आश्रय स्थलों से आ रही चर्चा की आवाजें अचानक बंद हो गईं। सभी लोग मौन रहे, मानो दूसरी ओर से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हों। एक बार फिर रेडियो पर आवाज आई, हम जिनजियांग अपार्टमेंट के पूर्वी द्वार पर पहुंच गए हैं। कृपया घर खाली करने की तैयारी करें। सभी जरूरी सामान साथ ले जाएं और नुकसान पहुंचाने वाले हथियार या संक्रामक खतरनाक वस्तुएं न ले जाएं। कमरे के अंदर मौजूद दोनों की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। वे आ गए थे। अपार्टमेंट के पूर्वी द्वार पर बाहर लाशों के झुंड से लड़ रहे कंकाल, क्या वे वास्तव में उनके थे? युवक तेजी से खिड़की के पास गया, उसे खोला और पूर्वी द्वार की ओर देखने के लिए बाहर झुका। नीचे देखने पर पता चला कि कंकालों का एक विशाल समूह सड़क के एक ओर खड़े एक अतिरंजित रूप से संशोधित ट्रक को घेरे हुए था। अंकल वांग, सचमुच कुछ लोग बचे हैं। वे सचमुच हमें पकड़ने आए हैं। भूमध्यसागरीय व्यक्ति तेजी से वहां आया और बाहर झांका। शुरुआती खुशी के बाद वह चिंतित हो गया। क्या हमें उनके साथ चलना चाहिए? वे बाकी बचाव दलों से अलग लग रहे हैं। भूमध्यसागरीय व्यक्ति अचानक हिचकिचाने लगा। हालांकि युवक का स्वर दृढ़ था, चाचा वांग, अगर हम अभी नहीं चले गए तो हम यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे। यह बात तो सही है, यदि वे यहीं रुक गए तो वे कितने समय तक जीवित रह पाएंगे? तो फिर चलो अपना सामान पैक करें, जो कुछ भी हमें ले जाना है ले लें। ठीक है। युवक अपना सामान इकट्ठा करने चला गया। दूसरी ओर भूमध्यसागरीय व्यक्ति ने फिर से रेडियो माइक्रोफोन उठाया, हम आपका काफिला देख रहे हैं, अब हम अपना सामान पैक कर रहे हैं। हमारे संदेश का इंतजार करो, फिर हम नीचे आएंगे। ठीक है। दोनों के बोलने के बाद रेडियो कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर शोरगुल वाली चर्चा पुनः शुरू हो गई। अरे, वे सचमुच लोगों को बचाने गए थे। हम यहाँ युनपो रोड पर हैं, क्या आप बचाव के लिए आ सकते हैं? हम तियानहाई बिल्डिंग में हैं और बचाव का अनुरोध कर रहे हैं। तिजोरी में बहुत सारा पैसा है, वह सब आपको दिया जा सकता है। बचाव के लिए एक के बाद एक चीखें उठने लगीं। लोग लगातार अपने स्थानों की सूचना देते रहे तथा बचाव की मांग करते रहे। नीचे युद्ध क्षेत्र। आखिरी ज़ोंबी के गिरने के साथ ही पूरा क्षेत्र शांत हो गया। ठंडी हवा चली। सड़न की उल्टी लाने वाली दुर्गंध दूर चली गई और पुनः हवा में फैल गई। युद्ध क्षेत्र को साफ करो। कंकाल फिर से आगे बढ़े, शवों को घसीटते हुए, सड़क को साफ करते हुए। वू हेंग ने अपना पैनल खोला और अपने अनुभव बिंदुओं पर नजर डाली। स्तर 17 1,37,851 बटा 2,65,000। प्रांत में जनसंख्या घनत्व सामान्य शहरों की तुलना में और भी अधिक तीव्र था। फैक्ट्री से आते हुए सीधे इस जिनजियांग अपार्टमेंट की ओर बढ़ते हुए उसने रास्ते में लगभग 90,000 ज़ॉम्बी को मार डाला था। प्रगति की इस दर पर 2 बार और सफाई करने के बाद वह लगभग स्तर 18 तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा और 5वीं श्रेणी के पेशेवर बने। युद्ध क्षेत्र की सफाई लगभग पूरी हो चुकी थी। वू हेंग ने विकसित लाशों के शरीर को परिवर्तित करने और सभी गिराए गए लाश कोर को इकट्ठा करने के बाद उन्होंने सड़क के किनारे लाश युद्ध क्षेत्र को छोड़ना शुरू कर दिया। एक के बाद एक कंकाल जमीन से ऊपर उठे। अपने शरीर को डगमगाते हुए वे धीरे धीरे कंकालों की पंक्ति में शामिल हो गए। जल्द ही कंकालों की संख्या पूरी सड़क पर फैल गई, जहां सिर और पूंछ की संख्या अनंत थी। उसी समय क्यूई हान के 2 लोगों के साथ आई। उन्होंने कहा, वांग हैबिंग बिजली कंपनी में काम करते थे और झांग झोंग ने हाल ही में कृषि में विशेषज्ञता के साथ कॉलेज से स्नातक किया है। फिर उन्होंने वू हेंग का परिचय कराया, हमारे नेता, आप उन्हें नेता वू या राजा कह सकते हैं। नेता वू, दोनों ने घबराहट से अभिवादन किया। ऊपर से जो दृश्य उन्होंने देखा वह जमीन पर मौजूद दृश्य से अलग था। ऊपर से इमारत के कारण उनका दृश्य अवरुद्ध हो गया था, जिससे वे केवल एक भाग ही देख पा रहे थे। लेकिन जब वे नीचे आए तब उन्हें कंकालों की भयावह मात्रा का एहसास हुआ। उस क्षण जब कोई उन्हें कंकालों की कतारों के बीच से ले जा रहा था, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो उन्हें कदम दर कदम पाताल लोक की ओर ले जाया जा रहा हो। उन्हें अपने शरीर का तापमान भी गिरता हुआ महसूस हुआ। अब जाकर उन्हें स्पष्ट रूप से समझ में आया कि नेताजी एक युवा व्यक्ति थे। वू हेंग ने सिर हिलाया, उसकी नजर वांग हैबिंग पर गई, जिसके सिर के बाल कुछ कम हो गए थे और वह परेशान और अस्तव्यस्त दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह 50 वर्ष का होगा। क्या आप एक बिजली संयंत्र डिजाइन कर सकते हैं?
वांग हैबिंग ने जोर देकर कहा, मैंने बिजली संयंत्रों के डिजाइन में भाग लिया। क्या आप इसे स्वतंत्र रूप से डिजाइन कर सकते हैं? ब्लूप्रिंट का प्रारूपण, प्रत्येक भाग और भवन की विशिष्टताएं। वांग हैबिंग चुप हो गए, उनके माथे पर पसीना आने लगा। एक पल सोचने के बाद उन्होंने कहा, मैं आपको धोखा देने की हिम्मत नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैं पावर प्लांट की संरचना और संचालन को अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन एक पूरे पावर प्लांट का डिजाइन तैयार करने के लिए कई लोगों की जरूरत होती है। मैं अकेले यह काम नहीं कर सकता। दरअसल वू हेंग भी इस मुद्दे से अवगत थे। किसी भवन के डिजाइन के लिए कई व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता होती है। केवल एक या दो लोगों को बचाना विद्युत संयंत्र डिजाइन करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। एक क्षण विचार करने के बाद वू हेंग ने पूछा, क्या आप मौजूदा बिजली संयंत्र को चालू कर सकते हैं? वांग हैबिंग ने तुरंत जवाब दिया, जब तक यह गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त नहीं हो जाता, मुझे विश्वास है कि मैं इसे चला सकता हूं। वू हेंग ने सिर हिलाया, ठीक है, ट्रक में वापस जाओ और थोड़ी देर आराम करो, बाद में काफिले के साथ बेस तक वापस चलो। ठीक है, दोनों सावधानीपूर्वक उस स्थान पर वापस चले गए जहां काफिला खड़ा था। क्यूई हानके ने पूछा, क्या वे ऐसा नहीं कर सकते? उसे वापस ले जाओ और देखो कि क्या कारखाने के पास के बिजली संयंत्र में बिजली की आपूर्ति बहाल की जा सकती है। वू हेंग ने आगे कहा, सभी लोग आसपास की जगह की खोज करें और जो भी उपयोगी सामान है उसे ट्रक पर लाद लें, हम बाद में उन सभी को एक साथ वापस ले आएंगे। ठीक है, क्यूई हानके ने कार्य देने के लिए वॉकी टॉकी उठाया। बचे हुए लोगों ने सड़क के किनारे की दुकानों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। बड़ी संख्या में कंकालों ने विभिन्न सामग्रियों को ट्रकों पर लाद दिया। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। काफिला वापस लौटने लगा। फैक्ट्री क्षेत्र में वापस लौटने पर वहां पहले से ही घना अंधेरा था। उन्होंने मूल रूप से नए शामिल हुए वांग हैबिंग को कारखाने के पास स्थित बिजली संयंत्र में ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन बहुत देर हो जाने के कारण उन्होंने यह विचार त्याग दिया। यह निर्णय लिया गया कि कल ही वहां जाया जाए, फिलहाल कोई जल्दी नहीं थी। शेष कार्य क्यूई हानके को सौंपकर वो हेंग अपने छात्रावास में लौट आया, सीमा द्वार से गुजरा और लुंडहैम शहर में सिटी लॉर्ड के भवन में चला गया। लुंधाम शहर में भी आसमान काला हो गया था। कुछ खाने के बाद सावधानी से नीचे जाएं। वह पुनः शयन कक्ष में लौट आया। कमरा अंधेरा था। वेन मंशा करवट लेकर लेटी हुई थी, जो धुंधली सी दिखाई दे रही थी। वह दबे पांव बिस्तर पर चला गया। वेन मंशा ने पलटकर उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा। क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? वो हेंग ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से पूछा। नहीं, वरना मैं सो नहीं पाता। वेन मंशा उसके गले लग गई और बोली, मैंने दिन में उस रेडियो के जरिए मिनी से संपर्क किया था, हमने कुछ देर बातें की थीं और मुझे हमारे साथ बिताए पलों की याद आती है। गोल्ड एंड सिल्वर आइलैंड पर हालात कैसे हैं? वो हेंग ने उसे गले लगा लिया। कुछ खास नहीं। मिनी ने बताया कि फिलिपा नाम का एक छोटा समुद्री डाकू द्वीप पर लौटा और कई समुद्री डाकुओं की लाशें लेकर आया। आंद्रे विलो ने द्वीप के व्यापारी बेड़े का जायजा लिया, कुछ अच्छी प्रतिष्ठा वाले समुद्री डाकुओं को चुना और उनके साथ सहयोग करने के लिए एक माल समझौते पर हस्ताक्षर किए। वेन मंशा ने धीरे से याद किया। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अभी भी सामान्य है। वो हेंग ने सिर हिलाया, उनके जाने से पूरे गोल्ड और सिल्वर द्वीप पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। आखिरकार जब वह आसपास होता था तब भी वह अक्सर ज़ोंबी वर्ल्ड में जाता था और गोल्ड और सिल्वर आइलैंड अभी भी सामान्य रूप से काम करते थे। वेन मंशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसे बच्चे के बारे में बताया और मिनी बहुत ईर्ष्यालु है, वह अगली बार उसे देखने के लिए आना चाहती है। अगर मौका मिले तो उन्हें दोबारा मिलने के लिए लाया जाना चाहिए। वेन मंशा ने जवाब में सिर हिलाया और उसका हाथ अपनी छाती पर रख दिया। मैं थोड़ी सूजी हुई हूँ मास्टर, क्या आप इसे मेरे लिए रगड़ सकते हैं? वो हेंग ने धीरे से दबाव डाला, यह काफी बढ़ गया है। वेन मंशा मुस्कुराई, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं? आप कैसे मदद कर सकते हैं? यह आपके लिए सुविधाजनक नहीं है। तुम बिस्तर के किनारे बैठ जाओ और मुझे थोड़ा सहारा दो। वो हेंग ने उठकर उसके ऊपर एक कंबल डाला और बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। वेन मंशा धीमी और कोमल गति से उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। अगले दिन खाने की मेज पर वो हेंग और वेन मंशा ने एक साथ नाश्ता खाया। क्या शहर का उपप्रबंधक अभी भी जानवर आदमी शमन है? वो हेंग ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और सीधे पूछा, जब वह अभी भी एसोसिएशन टीम के नेता थे। लुंडहम शहर का उपप्रबंधक बीस्टमैन जनजाति का एक शमन था, जो एक मानक स्थानीय उपप्रबंधक था। जब तक वह वहां था, शहर के बीस्टमैन ज्यादा परेशानी नहीं पैदा करते थे। जानवरों के बीच उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। मम, यह अभी भी वही है, लुंडहम सिटी में ज्यादा कुछ नहीं बदला है, वेन मंशा ने जवाब दिया। उसका नाम क्या है? एथन एशकर्ल। उसे आने के लिए आमंत्रित करें। मुझे पिछले शव से कुछ बीस्टमैन जिला खरीद समझौते मिले हैं, चलो देखते हैं कि क्या हम इसे संभाल सकते हैं, वो हेंग ने सीधे कहा। जिस व्यापारी को उन्होंने पिछली बार मारा था, उसके स्पेस रिंग में कई खरीद समझौते थे। यह सिर्फ यह देखने की बात थी कि क्या वे इसे अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। वेन मंशा की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, जिससे उसे याद आया, उन जानवरों से निपटना आसान नहीं है। इसीलिए मैं शमन से बात करना चाहता हूँ। वेन मंशा ने सिर हिलाया, क्या मुझे उसे आज दोपहर आने के लिए कहना चाहिए? मम, उसे आज दोपहर को आने दो। कुछ देर बातचीत करने के बाद वेन मंशा बटलर के साथ कार्यालय के अध्ययन कक्ष में चले गए। वो हेंग ऊपर की मंजिल पर एक कमरा ढूंढने गया जो ज़ोंबी वर्ल्ड की ओर जाता था। वह सीमा द्वार से बाहर निकला। वो हेंग धीरे धीरे नीचे की ओर चला गया। दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने कुछ देर तक इंतजार किया, उसके बाद वाहनों का काफिला सीधे ऊपर चला गया। वह यात्री सीट पर बैठ गया। काफिला सीधे फैक्ट्री क्षेत्र से बाहर निकला और पास के बिजली संयंत्र की ओर चल पड़ा। इस क्षेत्र को पहले भी साफ किया जा चुका है। यात्रा किसी भी ज़ोंबी या खतरे का सामना किए बिना काफी सुचारू थी। काफिला बिजली संयंत्र के बाहर रुक गया। जंग लगा लोहे का गेट आधा खुला था और आंगन बर्फ से ढकी पीली घासफूस से भरा हुआ था। झनकार, लोहे का गेट सीधे खटखटाकर खोला गया। 20 से अधिक ज़ोंबी कराहते हुए और भीड़ में बाहर भागे। सरसराहट, बिना किसी आदेश की आवश्यकता के कंकाल आगे बढ़ गए। उनके तीखे भालों ने आने वाले ज़ोंबी को पीछे धकेल दिया। फिर घने भालों ने लगातार ज़ोंबी पर प्रहार किया, जिससे वे सभी मारे गए। उसने कंकालों को आदेश दिया कि वे द्वार पूरी तरह से खोल दें। सभी लोग अंदर चले गए। बिजली संयंत्र अनुमान से बड़ा था, जिसमें विशाल चिमनियां, गोदाम और उपकरण कार्यशालाएं थीं। वो हेंग बाहर खड़ा होकर इंतजार करने लगा। वांग हैबिंग और विद्युत कार्य में कुशल कुछ अन्य लोग बाहर आ गए। कैसा है? वो हेंग ने पूछा। वांग हैबिंग ने कहा, मैंने जल्दी से देखा, उपकरण स्वचालित रूप से बंद हो गया था और इस समय कुछ भी क्षतिग्रस्त नहीं लग रहा है। इससे उपयोग पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हमें अभी भी इसकी पूरी तरह से जांच करने की आवश्यकता है। क्या यह ताप विद्युत संयंत्र है? हाँ। बिजली पैदा करने के लिए हमें गर्मी प्रदान करने हेतु बहुत सारे ईंधन की आवश्यकता होगी।
वू हेंग ने सिर हिलाया। कुछ लोगों को चुन लो और अगले कुछ दिनों तक इस जगह का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा कि क्या करना है, ठीक है? ठीक है, वांग हैबिंग ने सहमति जताई। बिजली संयंत्र को पुनः सुरक्षित करने के बाद उन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए कंकालों का एक हिस्सा छोड़ दिया। काफिला वापस लौट आया। दोपहर को लुंडम सिटी लॉर्ड्स मिशन। जानवर मानव शमन आदिवासी शैली का वस्त्र पहने और लकड़ी के डंडे पर टेक लगाए हॉल में सोफे पर बैठा था। उसके सामने वेन मनशा मुस्कुरा रहे थे और बेकार की बातें कर रहे थे। ऊपर से कदमों की आवाज आई। कुछ बुजुर्ग बीस्टमैन शमन ने ऊपर देखा और फिर उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। अध्याय 613 अध्याय 505 डिस्क में जासूस अध्याय 613 अध्याय 505 डिस्क में जासूस। समय बीतता गया और बूढ़े जादूगर में कोई खास बदलाव नहीं आया। उसकी त्वचा झुर्रीदार थी, लेकिन उसका शरीर अभी भी मजबूत और हृष्ट-पुष्ट दिखाई देता था। वह एक बूढ़ा जानवर था जिसकी त्वचा हरी थी और शरीर मजबूत था। वो हेंग धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरे और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत समय हो गया है उपकार्यकारी एथन अश्क्रल। बीस्टमैन शमन की भौहें तुरंत ढीली पड़ गईं और उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान उभरी जो बीस्टमैन जनजाति के लोगों को कुछ हद तक भयंकर लग रही थी। उपकार्यकारी वो हेंग। जब उन्होंने लुंडहैम शहर छोड़ा था तब वो हेंग उपकार्यकारी के रूप में कार्यरत थे। यह खबर कि वह ध्वजवाहक बन गए हैं अभी तक यहाँ तक नहीं पहुंची थी। हाल ही में सब कुछ कैसा रहा है? वो हेंग नीचे आया और सामने बैठ गया। बीस्टमैन जादूगर ने शांति से कहा, लेडी वेन मनशा शहर का प्रबंधन अच्छी तरह से कर रही हैं और संघ भी शांति में है। लेडी वेन मनशा ने मुझे बताया कि आपके शहर में तैनात होने के कारण ही सार्वजनिक व्यवस्था इतनी अच्छी है। बीस्टमैन के चेहरे पर और भी अधिक मुस्कान आ गई और उसने सहमति में सिर हिलाया। उन्हें यह भी विश्वास था कि उनकी उपस्थिति से शहर की समग्र सुरक्षा में सचमुच मदद मिलेगी। उपकार्यकारी वो हेंग, क्या इस बार लौटने पर आपको कोई काम निपटाना है? कोई बड़ी बात नहीं, बस चीजों की जांच करने और कुछ मामलों को व्यवस्थित करने के लिए वापस आया था। बाहर अक्सर बहुत अस्थिरता होती है, लेकिन वेन मनशा द्वारा संचालित शहर में वापस आकर अब से आपका जीवन चिंता मुक्त हो जाएगा। बीस्टमैन शमन ने कहा, मानो वह किसी बुजुर्ग की तरह ज्ञान प्रदान कर रहा हो। वो हेंग ने उदासीनता से उत्तर दिया, बाहर भी और भी अवसर हैं। जब मैं गोल्ड एंड सिल्वर द्वीप पर था, मेरा प्रबंधक एल्फ जाति का राजकुमार था जो उस समय 18वीं स्तर का सबसे शक्तिशाली पेशेवर था। उसने 17वीं स्तर के एक रोनिन को एक ही बार में 2 टुकड़ों में काट डाला। फिर डीन जियानबिटो है जो 18वीं स्तर का एक जादूगर है जिसके अनुयायी पूरे महाद्वीप में फैले हुए हैं और जिसका काफी प्रभाव है। हो सकता है कि मैं बाद में डीन के शोध समूह में शामिल हो जाऊं, लेकिन मैं अभी भी हिचकिचा रहा हूं। बीस्टमैन की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। स्पष्टतः वो हेंग ने जो कुछ साझा किया था उससे वह कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे। स्तर 18 के पेशेवर, एक सबसे शक्तिशाली एल्फ राजकुमार, दूसरा स्तर 18 का जादूगर जिसके शिष्य पूरे महाद्वीप में फैले हुए हैं। हे भगवान, क्या बाहरी दुनिया सचमुच इतनी रोमांचक थी। एक बार बाहर घूमने से ही उन्होंने संपर्कों का इतना व्यापक नेटवर्क स्थापित कर लिया था। इस बीच लुंधाम शहर में स्तर 18 के पेशेवर लोग कहानियों से बाहर के पात्र थे। एक क्षण विचार करने के बाद उन्होंने कहा, यह वास्तव में हमारे यहाँ के छोटे से स्थान से भिन्न है। स्तर 18 के 2 व्यक्तियों का उल्लेख करने के बाद जिनसे वह परिचित थे, वो हेंग ने आगे कहा, मैंने आपको आने के लिए कहा है क्योंकि मैं उपकार्यकारी एथन एशक्रल के साथ कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। हम? क्या है? किसी ने मुझे कुछ खनन समझौतों की पेशकश की है। वो हेंग ने कई समझौते निकाले। सरगोन जनजाति लौह अयस्क खरीद समझौता, डायबॉर कॉपर खान खरीद समझौता। बीस्टमैन शमन ने उन पर नजर डाली और तुरंत उनके निहितार्थ को समझ गया। सूचीबद्ध सभी स्थान बीस्टमैन जनजातीय क्षेत्र थे। खनिज संसाधनों का प्रावधान 3 वर्ष की अवधि के लिए था। इसका उद्देश्य बीस्टमैन को अनुबंध को स्वीकार न करने या सहमति के अनुसार उसे पूरा करने में असफल होने से रोकना था। बीस्टमैन शमन ने उसकी ओर देखा और फिर सिर हिलाते हुए कहा, यदि आप गारंटी दे सकते हैं कि कोई विवाद नहीं होगा तो मैं इस मामले में बातचीत करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। चिंता मत करो, कोई विवाद नहीं होगा। फिर मैं इस मामले पर चर्चा करूंगा और अगर जनजातियों ने समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तो वे शर्तों के अनुसार उनका पालन करेंगे। समय आने पर सामान की जिम्मेदारी कौन लेगा? वो हेंग ने कहा, समय आने पर लेडी वेन मनशा इसे संभाल लेंगी। वह यहाँ लंबे समय तक रहने की योजना नहीं बना रहे थे तथा खनिज आपूर्ति कई वर्षों तक जारी रहने वाली थी। इसका प्रबंधन वेन मनशा पर ही छोड़ देना बेहतर था। ठीक है, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि इस मामले में कोई समस्या नहीं होगी। बीस्टमैन शमन ने दृढ़ता से पुष्टि की, फिर आगे कहा, एक और मुद्दा है। मुझे उम्मीद है कि सर्दियों के बाद शहर बीस्टमैन को और नौकरियां दे सकेगा। वेन मनशा ने वो हेंग की ओर देखा और यह देखकर कि उसने कोई आपत्ति नहीं जताई, उसने भी सहमति में सिर हिलाया। यह किया जा सकता है। नगरपालिका के भवन को और कारीगरों की जरूरत है और बाहरी इलाकों में और निर्माण मजदूरों की जरूरत है। हम बीस्टमैन को प्राथमिकता दे सकते हैं, लेकिन हमें पहले सुरक्षा के मुद्दों पर सहमति बनानी होगी। तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि बीस्टमैन कोई परेशानी न खड़ी करें। मैं व्यवस्था कर दूंगा। तीनों ने आगे चर्चा की और व्यवस्था को अंतिम रूप दिया। वे एक प्रकार के समझौते पर पहुंच गए। बीस्टमैन शमन समझौतों पर बातचीत करने में मदद करेगा और वेन मनशा आने वाले वर्ष में और अधिक नौकरियां प्रदान करने पर सहमत हो गया। जब समय आएगा तो अधिक जानवर लुंडहैम शहर में प्रवेश करेंगे। इसके बाद हुई बातचीत मुख्यतः छोटी-मोटी बातचीत थी, जिसमें बीस्टमैन शमन ने गोल्ड और सिल्वर द्वीप के बारे में जिज्ञासा दिखाई। वो हेंग ने बदले में येको साम्राज्य के प्रति बीस्टमैन जनजातियों के रवैये के बारे में पूछताछ की। उनकी चर्चा दोपहर 4 बजे तक चली। तभी जादूगर ने विदा ली। बीस्टमैन शमन के चले जाने के बाद वो हेंग ने सभी समझौते वेन मनशा को सौंप दिए। मास्टर, आप इन खनन संसाधनों का उपयोग कैसे करने की योजना बना रहे हैं? वेन मनशा ने पूछा। वो हेंग ने जवाब दिया, मैं इसके बारे में सोचूंगा और फिर उसके अनुसार व्यवस्था करूंगा। तांबे और लोहे की खदानें उपयोगी हैं, लेकिन सोने और चांदी का द्वीप यहाँ से कुछ दूरी पर है। वास्तव में गोल्ड और सिल्वर द्वीप पर रेल द्वारा सामान भेजने में द्वीप पर स्थित विभिन्न कारवां समूहों से सामान खरीदने की तुलना में समय और परिवहन शुल्क में अधिक खर्च आएगा। यदि वो हेंग को फैंटम ट्रेन का उपयोग करना होता तो भी उसके पास इस मामले के लिए आगे पीछे दौड़ने का समय नहीं होता। जब समय आएगा तो वह इस बात पर विचार करेगा कि सब कुछ कैसे व्यवस्थित किया जाए, या तो स्थानीय उपयोग के लिए या आय के किसी अन्य साधन के रूप में बिक्री के लिए। ठीक है, वेन मनशा ने सिर हिलाया। रात का खाना तैयार था और वे दोनों खाना खाने के लिए भोजन कक्ष में चले गए। देर रात शयन कक्ष में एक हल्की खटखटाहट की आवाज आई। वो हेंग और वेन मनशा ने एक के बाद एक अपनी आंखें खोली। क्या बात है? वेन मनशा ने पूछा। दरवाजे के बाहर से नौकरानी की आवाज आई, मालिक, मैडम, बाहर कोई है जो खुफिया जानकारी मांग रहा है।
अंदर आओ और बात करो। वेन मनशा हेडबोर्ड के सहारे झुककर बैठ गई। अंधेरे में दरवाजा खुल गया। हाउसकीपर काले फ्रेम का चश्मा और बेज रंग का नाइट गाउन पहने हुए अंदर आई। वेन मनशा ने कहा, क्या बात है, बोलो। हाउसकीपर ने उत्तर दिया, हमें बाहर से एक संदेश मिला है जिसमें सिटी लॉर्ड्स मिशन के अंदर की स्थिति के बारे में पूछा गया है कि वह कौन था जिसने लेवल 15 के 3 पेशेवरों को मार डाला, और क्या सिटी लॉर्ड्स मिशन के अंदर कोई शक्तिशाली प्राणी है। क्या तुमने उनका जवाब दिया? नहीं, मैंने उत्तर देने से पहले मालिक और मैडम से पूछने की योजना बनाई थी, गृहस्वामी ने कहा। वो हेंग कुछ उलझन में था। ऐसा लगता था कि वेन मनशा की गृहस्वामी की भी एक विशेष पहचान थी। वह वेन मनशा की ओर देखने लगा, क्या हो रहा है? वेन मनशा ने अपने बिखरे बालों को समेटा और पूरी बात समझानी शुरू की। गृह सहायिका हार्टेल नगर भवन के एक सिविल सेवक की पत्नी थी जिसे सिटी लॉर्ड्स मिशन में मुखबिर के रूप में काम करने के लिए अनुशंसित किया गया था। एक बार जब वह कंकाल जादूगर डेड बोन द्वारा गोपनीय दस्तावेजों में झांकते हुए पकड़ी गई तो उसका पता चल गया। उच्च स्तर के कंकालों में जीवित प्राणियों से कमतर नहीं बल्कि उनसे भी अधिक बुद्धिमत्ता होती है। उनमें बस एक झूठी आत्मा का आभास होता है। वे थोड़े सुस्त दिखाई देते हैं और बोलते नहीं हैं। जब उसकी गतिविधियां उजागर हुई तो हार्टेल ने सब कुछ कबूल कर लिया। वेन मनशा ने उसे नहीं मारा। यह पुष्टि करने के बाद कि वह किसी गुलामी अनुबंध से बंधी नहीं है, वेन मनशा ने उसके साथ एक अनुबंध किया। वह वेन मनशा की दासी बन गई। यही कारण था कि वेन मनशा को उस पर इतना भरोसा था। गुलामी अनुबंध के तहत इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि दूसरा पक्ष खुद को नुकसान पहुंचाने की कोई सोच रखेगा। अब हार्टेल का पति सिटी लॉर्ड के हवेली के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए हार्टेल का उपयोग कर रहा था। इस बीच हार्टेल कुछ महत्वहीन या फर्जी खुफिया जानकारी उपलब्ध कराते हुए स्वयं भी जानकारी एकत्रित कर रही थी। स्पष्टीकरण सुनने के बाद वो हेंग ने दोनों महिलाओं को देखकर खुद को आश्चर्यचकित पाया। यह तो सीधे तौर पर एक जासूसी थ्रिलर जैसा था। उस आदमी को क्यों न मार दिया जाए, वो हेंग ने उत्सुकता से पूछा। वेन मनशा ने समझाया, हार्टेल का पति दूसरी ताकतों से जुड़ा है। उसे मारने से वे किसी नए को रिश्वत देने लगेंगे। बेहतर होगा कि उसे वहीं रखा जाए जहां हमें पता हो कि वह क्या कर रहा है। कौन सी ताकत? येको किंगडम। वो हेंग की भौहें तन गईं। फिर से येको साम्राज्य। क्या हार्टेल का पति पहले से ही उस व्यापारी से जुड़ा हुआ था? ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि वे एक साथ मिलकर काम कर रहे होते तो उनकी योजना इतनी विरोधाभासी नहीं होती। यदि ऐसा नहीं था तो येको साम्राज्य फिर से इसमें कैसे शामिल हो गया? और सबकी नजर लुंधाम सिटी पर क्यों थी? अध्याय 614 अध्याय 506 आपकी विशेषता नहीं। अध्याय 614 अध्याय 506 आपकी विशेषता नहीं। सब कुछ समझकर वो हेंग ने वेन मनशा की ओर देखा। उन्होंने पूछा, पहले आपकी क्या योजना थी? मूल योजना यही थी कि मामले को गतिरोध की स्थिति में रखा जाए। आखिरकार इसका हम पर कोई खास असर नहीं पड़ता। येको साम्राज्य इस समय आंतरिक रूप से उथल-पुथल में है और इस तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए उसके पास बहुत कम ऊर्जा है, वेन मनशा ने बताया। येको साम्राज्य के उच्च पदस्थ अधिकारी सत्ता संघर्ष और पक्ष लेने में व्यस्त थे तथा लुंडहैम शहर पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन ये सब वेन मनशा की ओर से महज अटकलें थीं। कौन जानता था कि किसी ने पहले ही इस जगह पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं, लुंधाम सिटी को तेल से टपकती चर्बी का टुकड़ा समझकर। एक क्षण विचार करने के बाद वो हेंग ने कहा, जब मैं शहर में हूं तो आज ही इस मामले को सुलझा लेते हैं। वेन मनशा ने गृहस्वामी की ओर देखा, क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी है? महिला गृहस्वामी ने अपना सिर नीचे झुका लिया और धीरे से कहा, मालिक और मालकिन जो भी फैसला करेंगे मैं उसका पालन करूंगी। वेन मनशा ने उसकी तरफ देखा, मैं बाद में तुम्हारे लिए एक बेहतर आदमी ढूंढूंगा। जब तक मैं मालकिन के साथ हूं मैं संतुष्ट हूं। हम वेन मनशा ने सिर हिलाया। वो हेंग ने सीधे कहा, पहले ऑकोट को बुलाओ और मैं उन्हें कार्य सौंप दूंगा। जी हाँ मालिक, गृहस्वामी जल्दी से चला गया। वो हेंग ने वेन मनशा को देखा जो कपड़े पहनने वाली थी, तुम आराम करो, मैं आज रात का ध्यान रखूंगा। वेन मनशा ने मुंह बनाते हुए कहा, तुमने कहा सुना है कि मालिक के काम करते समय नौकरानी आराम करती है। वैसे मैं इतनी कमजोर भी नहीं हूं। अब आपके पास एक अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। वो हेंग ने उसके पेट को छुआ। वेन मनशा ने और जोर नहीं दिया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, तो मैं यह काम जरूर अच्छी तरह पूरा करूंगी। मम आराम करो। वो हेंग ने जल्दी से कपड़े पहने और अपने पीछे दरवाजा बंद करके कमरे से बाहर निकल गया। वह कुछ देर तक नीचे बैठा रहा। छोटा भाई ऑकोट कुछ लोगों के साथ आया। नगरपालिका समूह ने सलामी दी। वो हेंग ने सिर हिलाया, मुझे किसी को पकड़ने के लिए तुम्हारी जरूरत है। हार्टेल आगे आएगा। जिंदा हो या मरा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे जल्द से जल्द वापस लाओ। हाँ नगर प्रभु। बोलने के बाद समूह हाउसकीपर के साथ सिटी लॉर्ड के भवन से बाहर चला गया। आंतरिक शहर के आवासीय क्षेत्र की ओर बढ़ रहा हूं। रात में देर से सिटी लॉर्ड्स मिशन का भव्य हॉल। पजामा पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी हॉल के बीच में घुटनों के बल बैठा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके होंठ रास्ते में पड़ने वाली ठंड से बैंगनी हो गए थे। उस आदमी ने जल्दी से अपने बगल में बैठे नौकर की ओर देखा। उसकी आंखें आश्चर्य और संदेह से भरी हुई थीं। संदेह है कि उसकी करतूतें उजागर हो गई हैं, लेकिन जब उसे पकड़कर यहां लाया गया तो गृहस्वामी को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा? क्या उसकी रिपोर्ट की गई थी? लेकिन इसका भी कोई मतलब नहीं निकला। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। उसे लगा कि उसके पास अभी भी मौका है। आखिर वो नगर निगम में एक अधिकारी था। जब तक उसे कोई वाजिब बहाना मिल जाता और दूसरा पक्ष कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर पाता, तब तक उसे इतनी आसानी से नहीं मारा जाता। वह बाद में कोई योजना सोचेगा। उसका गला घोंट दो और फर्श गंदा मत करो। जब वह अपने बचाव के बारे में सोच रहा था, तभी ऊपर से एक धीमी आवाज आई। हाँ, मैं अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाया। उसके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। उसके बगल में खड़े कंकाल ने पीछे से रस्सी ली और उसे आदमी की गर्दन के चारों ओर लपेट दिया। अपने घुटने से उसकी पीठ पर दबाव डाला और धीरे धीरे बल लगाया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का शरीर हिंसक रूप से संघर्ष कर रहा था। चूंकि वह मुक्त होने में असमर्थ था, उसका रंग बैंगनी नीला हो गया, उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और उसका शरीर धीरे धीरे शिथिल हो गया। कंकाल ने रस्सी ढीली कर दी। शरीर फर्श पर गिर पड़ा। गृहसेविका ने अपनी आंखें बंद कर ली तथा अपने सामने हो रहे दृश्य को न देखने का निर्णय लिया। आप लोग थोड़ी देर के लिए भोजन कक्ष में आराम करें और जब कोई कार्य होगा तो मैं आपको बुला लूंगा। वो हेंग नीचे उतरे और कुछ अधीनस्थों से कहा। ऑकोट और अन्य लोगों ने सलामी दी और प्रतीक्षा करने के लिए पास के भोजन कक्ष में चले गए। सबके चले जाने के बाद वो हेंग ने लाश को देखा और मृतकों से संवाद करो का जाप किया। शरीर पर जादू छा गया। गिरा हुआ अधेड़ आदमी फिर से उठ बैठा। वो हेंग नीचे गए और सीधे लाश पर मृतकों के साथ संवाद का जादू डाला। गिरा हुआ शरीर उठ बैठा। उसकी धुंधली पुतलियां उसकी ओर देख रही थीं।
वू हेंग ने पूछा, आपके पीछे कौन व्यक्ति है? अपनी जीभ को अजीब तरह से बाहर निकालते हुए लाश ने बुदबुदाया, येको साम्राज्य का पूर्वी सीमावर्ती शहर कमांडर गॉडविन। दरअसल यह येको साम्राज्य से संबंधित था। वू हेंग ने आगे कहा, उसने तुम्हें क्या काम सौंपा है? निकाय ने उत्तर दिया, लुनथाम शहर के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और नगर भवन को अंदर से अस्थिर करने के लिए। आपकी आगे की योजनाएं क्या हैं? निकाय ने उत्तर दिया, लुनथाम शहर पर कब्जे की तैयारी के लिए। एक पल सोचने के बाद वू हेंग ने पूछा, आप जिस कमांडर गॉडविन की बात कर रहे हैं उसका पेशेवर स्तर कितना ऊंचा है? लाश ने एक क्षण के लिए सोचा, उसे 15वें स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था। अंतिम प्रश्न। हार्टेल, कलम और कागज तैयार करो। गृहस्वामी ने अपनी आंखें खोली और जल्दी से कलम और कागज पास में रखकर खुद को तैयार किया। वू हेंग ने लाश से पूछना जारी रखा, शहर में तुम्हारा और कौन है? मुझे सब कुछ बताओ। लाश ने जवाब देना शुरू किया, नगरपालिका का नौकर हार्टेल, नगरपाल रिकार्डो, गश्ती दल ग्रेसी। एक के बाद एक नाम सुनाए गए। गृहस्वामी ने गंभीरतापूर्वक रिकॉर्डिंग की। जब सभी नाम बता दिए गए तो 5 प्रश्नों के उत्तर भी दे दिए गए। शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और एक बार फिर सिर्फ लाश बन गया। मालिक, मैंने नोट कर लिया है, गृहस्वामी ने कहा। वू हेंग ने सूची पर एक नजर डाली और उसे वापस देते हुए कहा, ऑकोट को भेजकर उन्हें गिरफ्तार करवाओ, जो भी विरोध करे उसे मार डालो और जो सहयोग करने को तैयार हो उन्हें तब तक जेल में बंद रखो जब तक वे मनशा जाग न जाए और यह तय न कर ले कि क्या करना है। हाँ मास्टर। इसके अलावा बाकी बातें हम अपने तक ही रखें, किसी और को इसके बारे में बोलने न दें। हाँ, गृहस्वामी ने उत्तर दिया और सूची लेकर भोजन कक्ष की ओर चला गया। वहां प्रतीक्षा कर रहे छोटे भाई संदिग्धों को पकड़ने के लिए सूची लेकर सिटी लॉर्ड्स मेंशन से तेजी से निकल गए। वू हेंग भी इमारत से बाहर निकल गया। ट्रेन कैप्टन की टोपी पहनकर वह वहीं गायब हो गया। बहुत सवेरे। येको किंगडम, पूर्वी सीमा शहर। वू हेंग अपना हुड पहने हुए सीधे शहर में चला गया। यह येको साम्राज्य से लुंडम सिटी तक जाने का अनिवार्य मार्ग था, एक ऐसा स्थान जहां से वू हेंग पहले भी गुजर चुके थे जब फैंटम ट्रेन का अस्तित्व नहीं था। यहां तक कि उन्होंने शहर में एक घोड़ा गाड़ी भी खरीदी थी जहां उनका सामना नन के रूप में प्रस्तुत भूत डायन से हुआ था। मोहक नन, बदसूरत भूतनी डायन। उन्होंने उस पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। वू हेंग ने एक सराय में एक निजी कमरा बुक किया और कुछ देर के लिए बैठ गया। ग्लेंडा बाहर से वापस उड़कर आई। अपना रूप प्रकट करते हुए उसने कहा, मैंने उसे गश्ती दल के नेता के विश्राम कक्ष में एक कुलीन महिला के साथ छेड़खानी करते हुए पाया। मैंने कुछ देर तक देखा, उसकी मीठी बातें तुम्हारी बातों के सामने कुछ भी नहीं है। तुमने मेरी भी बातें सुन ली? वू हेंग ने चौंककर तिरछी नजर से कहा। मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ, आपके जूते उसके जूतों से कहीं अधिक परिष्कृत हैं, उसने जवाब दिया। वू हेंग उससे इस विषय पर आगे बात नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि ग्लेंडा ऐसे मामलों में बहुत रुचि रखती है। उन्होंने सीधे पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि यह वही है? ग्लेंडा ने कहा, वह शहर में एकमात्र लेवल 15 पेशेवर है। मैंने देखा कि अन्य लोग उसे कमांडर गॉडविन कहते हैं, इसलिए यह निश्चित रूप से वही है। वू हेंग ने सिर हिलाया, तो यह वास्तव में वही था। स्पिरिट विजन के अंतर्गत कुछ निश्चित लक्ष्यों का पता लगाना वास्तव में बहुत आसान हो गया। मुझे देखने दो। ग्लेंडा ने उसके शरीर में गोता लगाया और उसके साथ अपना दृश्य साझा किया। पेट्रोल गार्ड बिल्डिंग के एक कमरे में एक हट्टा-कट्टा आदमी एक कुलीन महिला को मेज पर दबा रहा था। वे छेड़खानी से आगे बढ़कर वास्तविक कृत्य पर आ गए थे। कमरे में चीखें और कराहें गूंज रही थीं। ग्लेंडा ने इमारत से वापस उड़ने से पहले कुछ देर तक उसे देखा। उसने वू हेंग को सारी जानकारी बता दी। उस व्यक्ति की उपस्थिति और पहचान की पुष्टि करने के बाद वू हेंग ने ग्लेंडा को वापस खुले में छोड़ दिया। आप इसे फ्लर्टिंग कहते हैं? वू हेंग ने सवाल किया। ग्लेंडा ने लापरवाही से जवाब दिया, मैं पहले की बात कर रही थी, न कि उस हिस्से की जो आपने अभी देखा। वू हेंग कुछ अवाक रह गया। चलो चलें, हम जल्दी से काम खत्म करके चले जाएंगे। सामान समेटकर वे दोनों निजी कमरे से बाहर निकल गए। गश्ती गार्ड भवन के स्थान की ओर जा रहे हैं। वे सड़क के उस पार एक छोटी सी गली में इंतजार कर रहे थे। ग्लेंडा अंदर से बाहर निकली और बोली, वह महिला चली गई है और अंदर और कोई नहीं है, बस उसे मार दो और तुम जा सकते हो। वू हेंग ने दूसरी ओर देखा। एक लंबी महिला जिसका व्यवहार आकर्षक था सामने आई। उसका चेहरा खुशी के बाद के उल्लास से भरा हुआ था। वू हेंग ने उसे ध्यान से देखा। भ्रम का आवरण ओढ़कर उसने लगभग स्त्री का रूप धारण कर लिया। उसने लाश पर लपेटा हुआ कपड़ा अपने पास खड़े कंकालकाई शियो को दे दिया, जिसने उसे अपने ऊपर लपेट लिया और अपना रूप छुपा लिया। फिर वू हेंग सीधे इमारत में चला गया। दरवाजे पर तैनात गार्ड ने बस उसकी ओर देखा और उसकी चुलबुली निगाहों को नजरअंदाज करते हुए अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। वू हेंग कमांडर के कमरे के बाहर खड़ा होकर चारों ओर देखने लगा। किसी को न देखकर उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अस्तव्यस्त आदमी मेज के पीछे बैठकर शराब पी रहा था। उसे अंदर आते देख वह बोला, क्या अब तुम्हें अपने पति से डर नहीं लगता? हालांकि वाक्य के बीच में ही उसकी नजर अचानक तेज हो गई। अध्याय 615 अध्याय 507 क्या आपका कोई परिवार है? अध्याय 615 अध्याय 507 क्या आपका कोई परिवार है? एक फुसफुसाहट की आवाज गूंजी। एक आकृति हवा से उभरी और पलक झपकते ही मेज पर पहुंच गई। इससे पहले कि दूसरा पक्ष खड़ा हो पाता, एक मुक्का उनके गले पर लगा। काबा। हड्डियां टूटने की आवाज गूंज रही थी। फिर दूसरा मुक्का कनपटी पर लगा, जिससे वह व्यक्ति जमीन पर गिर गया। एक के बाद एक मुक्के बरसते रहे, जिससे सिर पहचान में नहीं आ रहा था। अंत में सिर को अपनी बाहों में लेकर उसने गर्दन को मोड़ दिया और तोड़ दिया। वू हेंग ने लाश पर नजर डाली और जल्दी से स्पेस रिंग से एक चटाई निकाली, शरीर को लपेटा और उसे वापस रिंग में रख दिया। बाहर से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। लड़ाई की आवाजों ने ध्यान आकर्षित किया था। लाश को छुपाने के बाद उसने खिड़की खोली। काइक सियो को अपने साथ लेकर वह तीसरी मंजिल से छलांग लगाता है। गिरते समय फेदर फॉल स्केल को छोड़ता है, धीरे से जमीन पर उतरता है और सड़कों में गायब हो जाता है। वह सीधे शहर से बाहर चला गया। एक निर्जन जंगल में पहुंचकर वू हेंग ने लाश को बाहर निकाला और मृतकों के साथ संवाद जारी किया। लाश ने फिर से अपनी आंखें खोली और ऊपर देखा। वू हेंग ने सीधे पूछा, आपको लुंडेहन सिटी को निशाना बनाने का निर्देश किसने दिया? लाश ने जवाब दिया, कोई नहीं। यह उत्तर कुछ अप्रत्याशित था। वू हेंग ने आगे कहा, तो फिर आपने लुंडेहन शहर के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए लोगों की व्यवस्था क्यों की? मुझे ऊपर से आदेश मिले कि क्राउन प्रिंस का प्रभाव बढ़ाया जाए और साथ ही अधिक धन भी जुटाया जाए और लुंधान सिटी सबसे उपयुक्त विकल्प था। वू हेंग की भौहें गहरी हो गईं। पिछली हत्या के व्यापारी ने दूसरे राजकुमार का उल्लेख किया था और अब एक युवराज प्रकट हुआ था। लुंधान शहर में ऐसा क्या था जिसने उन्हें आकर्षित किया?
संपूर्ण येको साम्राज्य का विवाद भी यहीं तक सीमित था। वू हेंग ने फिर पूछा, क्या लुंडहाम शहर से संबंधित घटनाओं में कोई और भी शामिल है? मैंने लुंडहैम शहर में कुछ जासूसों को सिटी लॉर्ड के भवन और सिटी हॉल की जांच करने के लिए नियुक्त किया है। वू हेंग ने पूछा, आपकी मृत्यु के बाद क्या कोई अन्य व्यक्ति लुंडहैम शहर को निशाना बनाएगा? मुझे यकीन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आंतरिक रूप से येको साम्राज्य का क्या हुआ? मुझे यकीन नहीं है। 5 प्रश्नों के उत्तर देने के बाद लाश ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली। यह कुछ हद तक अच्छी खबर थी। लुंडहैम शहर में उनकी व्यक्तिगत रुचि येको साम्राज्य के उच्च स्तर तक नहीं पहुंची थी। उसने लाश पर एक कंकाल लपेटा और वू हेंग ने उसे अंतरिक्ष रिंग में रख दिया। वह फैंटम ट्रेन में सवार होकर लुंडहैम शहर लौट आया। यह हत्या काफी आसानी से हो गई। बिना अधिक प्रयास के ही उसने लक्ष्य को मार गिराया। वह नगर प्रभु के भवन में लौट आया। वेन मंशा कल रात पकड़े गए लोगों से निपट रही थी। वू हेंग ने हस्तक्षेप नहीं किया तथा सारा काम उसे ही संभालने के लिए छोड़ दिया। सभी को मारना आवश्यक नहीं था। आखिरकार कुछ लोग वास्तविक बुद्धिमत्ता को छू नहीं सकते थे और काम के दौरान अनजाने में ही दूसरों के साथ सामान्य विवरण साझा कर सकते थे। अध्ययन में उन्होंने वेन मंशा को संक्षेप में बताया कि समस्या हल हो गई है। फिर उसने आगे कोई चिंता नहीं की। एक कमरा ढूंढकर वह ज़ॉम्बी दुनिया को देखने चला गया। छात्रावास से बाहर निकलकर उसने वॉकी टॉकी उठाई और क्यूई हानके को फोन किया। जल्द ही वह वांग हैबिंग और बेस के कई पुराने लोगों के साथ पीछे से आती हुई वहां पहुंची। वू हेंग ने पूछा, कैसा है? वांग हैबिंग ने अपने फोन पर कई तस्वीरें देखी। यहाँ कारखाने में बड़ी आग लग गई है, कुछ तार जल गए हैं और उन्हें मरम्मत की जरूरत है। तो बिजली संयंत्र मुद्दा नहीं है? वांग हैबिंग ने बताया, बिजली संयंत्र ठीक है, यह कुछ रखरखाव के साथ सामान्य रूप से काम कर सकता है। मुख्य रूप से कारखाने में तारों की मरम्मत की आवश्यकता है। वू हेंग के लिए यह सचमुच अच्छी खबर थी। यदि बिजली संयंत्र क्षतिग्रस्त हो गया होता तो यह तारों को ठीक करने से कहीं अधिक जटिल होता। आवश्यक भागों को ढूंढना लगभग असंभव हो सकता है। वू हेंग ने शांति से सिर हिलाया, फिर कहा, क्षतिग्रस्त तारों को जल्द से जल्द ठीक करवाओ। अगर तुम्हें किसी भी सामग्री या उपकरण की जरूरत हो तो सीधे क्यूई हानके से बात करो, वह तुम्हारी मदद करेगी। ठीक है। यह तय होने के बाद वू हेंग ने आगे कहा, मुझे हीटिंग के लिए ईंधन का उपयोग करने वाले अनुभाग के ब्लूप्रिंट को भी फिर से तैयार करने की आवश्यकता है, जिसमें विनिर्देश और आवश्यकताएं शामिल हैं। वांग हैबिंग की भौहें सिकुड़ गईं और उन्होंने सावधानी से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका क्या मतलब है। मैं मूल बॉयलरों को बदलने के लिए नई सामग्रियों का उपयोग करने जा रहा हूं और मुझे आपसे बॉयलरों के आयाम और कुछ विनिर्देश प्रदान करने की आवश्यकता होगी। वू हेंग ने समझाया, फिर क्यूई हानके की ओर मुड़ा। जब आपके पास समय हो तो उसे शिंफू शहर के पुराने कारखाने के क्षेत्र में ले जाएं और देखें कि भट्ठी कैसी दिखती है। क्यूई हानके को तुरंत समझ आ गया। मेरे पास एक वीडियो है, आप पहले उसे देख सकते हैं। उसने अपना फोन निकाला और एक वीडियो चलाया जो उसने पहले रिकॉर्ड किया था। सिग्नल और नेटवर्क के अभाव में भी बचे हुए लोग घटनाओं को रिकॉर्ड करने या फोटो और वीडियो लेने के लिए टैबलेट और फोन अपने साथ रखते थे। आखिरकार फोन चार्ज करना अभी भी संभव था। वांग हैबिंग ने वीडियो पर बारीकी से ध्यान दिया। इसमें लोहे को पिघलाने के लिए उपकरण का उपयोग किया गया था, लेकिन इससे प्राप्त गर्मी संबंधित विद्युत आपूर्ति के लिए पर्याप्त थी। उन्होंने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, मैं समझता हूं, जब मैं वापस आऊंगा तो इस पर काम शुरू कर दूंगा। अच्छा, इसे जल्द से जल्द पूरा कर लो, मुझे कुछ दिनों में इसका इस्तेमाल करना होगा। समझा। वू हेंग ने फिर से क्यूई हानके की ओर देखा। मुख्य स्टेशन के संपर्क में रहो, उनसे बिजली संयंत्र का पूरा खाका मांगो और उसे यहाँ हवाई मार्ग से पहुंचा दो। ठीक है, मैं उनसे तुरंत संपर्क करूंगा। हम थोड़ी देर की बातचीत के बाद सभी लोग अपने अपने स्थान पर लौट गए। वू हेंग और क्यूई हानके ने जले हुए क्षेत्र का निरीक्षण किया और सफाई तथा पुनर्निर्माण के मामलों पर चर्चा की। फैक्ट्री क्षेत्र में इंजीनियरिंग वाहन बहुतायत में थे, इसलिए उन्हें साफ करना कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जहां तक पुनर्निर्माण का सवाल है तो इसके लिए बसंत ऋतु के पिघलने तक इंतजार करना होगा। फैक्ट्री के चारों ओर देखने के बाद वू हेंग अपने कमरे में लौट आया और लुंडहैम शहर की ओर चल पड़ा। सिटी लॉर्ड्स हवेली। रात के खाने के बाद वू हेंग वेन मंशा को आंगन में टहलने के लिए ले गए। जब वे अपने कमरे में वापस आए तो वू हेंग ने अपने स्पेस रिंग से कई अमृत और वस्तुएं निकाली और उन्हें मेज पर रख दिया। धीमी आवाज में उन्होंने कहा, संविधान को बढ़ाने वाले अमृत मैंने आपके लिए कुछ अतिरिक्त बचाकर रखे हैं, जिन्हें आप बच्चे के जन्म के बाद ले सकती हैं। यह वस्तु आपकी त्वचा के लिए अच्छी है, यह आप पर हमला होने पर सुरक्षा कवच का काम कर सकती है और यह एक परिपुष्ट मुकुट है जो शरीर को पोषण दे सकता है और यहाँ तक कि आपको जानवरों के साथ संवाद करने की भी अनुमति देता है। वेन मंशा चुपचाप बैठी थी, उसके चेहरे पर केवल एक हल्की सी मुस्कान थी। वू हेंग द्वारा ये सारी चीजें बाहर निकालने से यह भी संकेत मिलता है कि अब उनके जाने का समय हो गया है। आखिरकार गोल्ड और सिल्वर द्वीप पर चीजों की देखरेख के लिए अभी भी उनकी जरूरत थी। मैं इसे आपके लिए पहना दूंगा, वू हेंग ने परिपुष्ट मुकुट उठाते हुए कहा। वेन मंशा ने धीरे से अपना सिर झुकाया ताकि वह उसे अपने ऊपर रख सके। जैसे ही उसने इसे पहना, उसने अपने शरीर में एक सौम्य ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया। वू हेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत सुंदर लग रही है, किसी रानी की तरह। वेन मंशा ने धीरे से अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेट दी और अपना सिर उसके ऊपर टिका दिया। जब आपके पास समय हो तो आप हमसे मिलने अवश्य आएं। मम्मी, जैसे ही सब ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें गोल्ड एंड सिल्वर आइलैंड पर रहने के लिए ले चलूंगा। तुमने अभी तक समंदर नहीं देखा है ना? मिनी तुम्हें समय आने पर तैराकी करा सकती है। ठीक है, जब तक मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ कहीं भी ठीक है, वेन मंशा ने धीरे से कहा। चलो ये सामान पैक करें और आराम करने के लिए बिस्तर पर चलें। वेन मंशा ने सामान और अमृत पैक कर लिया। वे दोनों साथ साथ कमरे में लौट आए। वेन मंशा ने उसे बिस्तर के किनारे पर बैठा दिया, फिर सावधानीपूर्वक उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई, अपने हाथ उसके पैरों पर रख दिए। क्या यह आरामदायक है गुरुजी? वू हेंग ने उसके लाल बालों को सहलाया। आरामदायक? जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगी। मम, तो फिर हम पूरे दिन बेडरूम से बाहर नहीं निकलेंगे। उन्होंने कहा, तो आपको अपने शरीर की अच्छी देखभाल करनी होगी। अगले दिन सुबह वू हेंग ने सिटी लॉर्ड्स मेंशन में आंद्रे विलो के कबीले के लोगों से मुलाकात की। पुरुष और महिलाएं समान रूप से, कुछ तो छोटे लोमड़ी के बच्चे भी लेकर शहर में बस गए थे। वेन मंशा ने वास्तव में इन लोमड़ी लोगों के कबीले के सदस्यों की अच्छी देखभाल की थी, कुछ को शहर की सुरक्षा टीम में शामिल करने की व्यवस्था की थी और बाकी को शहर के अधोवस्त्र स्टोर में नियुक्त किया था। शहर का सुप्रसिद्ध रेड रोज लॉन्जरी स्टोर वेन मंशा के व्यवसायों में से एक था। यह महिलाओं के अधोवस्त्र में विशेषज्ञता रखने वाला पहला स्टोर भी था।
वू हेंग ने कुछ देर तक लोंडी लोगों के कबीले के साथ बातचीत की, उनके जीवन के बारे में पूछताछ की और लोंडी लोगों के युवा कबीले नेता आंद्रे विलो के जीवन के बारे में बताया। वे सभी बातचीत से काफी खुश दिखे। इसके बाद वू हेंग ने अपनी नजर उनके साथ चल रही दो छोटी आकृतियों पर डाली, एक छोटी सी बिल्ली लड़की और एक सफेद लटकते कान वाली खरगोश लड़की। तुम्हारे नाम क्या है? वू हेंग ने पूछा। ये दोनों वही दोस्त थे जिनका जिक्र मिनी ने किया था। ये वे ही थे जिन्हें मिनी ने अपने पैसों से गुलाम व्यापारी से खरीदा था। प्रश्न सुनकर दोनों थोड़े शर्मा गए, जबकि अन्य लोंडी लोग उन्हें गौर से देखने लगे। नगरपालिका, मेरा नाम रोबी है। छोटी बिल्ली लड़की अपनी कुर्सी से नीचे उतरी और झुकी। लटकते कान वाली खरगोश लड़की ने भी यही कहा, मेरा नाम एनेट है। हम रॉबी, एनेट, क्या तुम्हारा शहर में कोई परिवार है? नहीं, दोनों महिलाओं ने उत्तर दिया। वू हेंग ने आगे कहा, मिनी ने मुझसे पूछा था कि क्या आप नौकरानी के रूप में काम करने के लिए गोल्ड और सिल्वर द्वीप पर जाने को तैयार हैं? दोनों पशुहिला लड़कियों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर सिर हिलाया, हम तैयार हैं। तो जाओ अपना सामान पैक करो और आज दोपहर को मेरे साथ चलोगे। हाँ, दोनों महिलाएं उत्साहित और आशंकित लग रही थीं। फिर वे लोंडी लोगों के कबीले के साथ चले गए अपना सामान तैयार करने के लिए। वू हेंग ने भी लाइसिया से मिलने की योजना बनाई थी, लुंडहैम शहर में स्नेक बैज कंसोर्टियम के स्थानीय प्रमुख। हालांकि वेन मनशा ने बताया कि उनका तबादला कर दिया गया है और अब स्थानीय स्तर पर नया व्यक्ति कार्यभार संभालेगा। वू हेंग ने सोचा कि उसे पदोन्नति मिल गई होगी। आखिरकार जाने से पहले उसने सोने का एक महत्वपूर्ण व्यापार पूरा करने में उसकी मदद की थी। लुंधाम सिटी जैसे स्थान में यह एक आश्चर्यजनक उपलब्धि थी। उसे खुशी हुई कि वह अपने दोस्त की पदोन्नति में मदद कर सका, लेकिन साथ ही उसे इस बात का दुख भी हुआ कि वह उसे बताए बिना ही चली गई। दोपहर होने को है। वू हेंग ने सब कुछ तैयार कर रखा था। दो कंकाल परिचारकों को सीमा द्वार से वापस भेज दिया गया था। वह दो छोटी पशुहिला नौकरानियों को साथ लेकर फैंटम ट्रेन पर चढ़ गया और वहीं गायब हो गया। बिल्कुल भी समय नहीं है। ट्रेन पुनः आ गई और वू हेंग ने एक लबादा पहन लिया। दोनों नौकरानियों ने भी अपने चेहरे थोड़े से ढक लिए। वे दोनों साथ साथ शहर के फाटकों से होकर चले। वे गेट के अंदर कुछ ही कदम चले थे, तभी उनके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, अरे तुम तीनों बाहर से आए हो, यहाँ क्या आया है? वू हेंग ने पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने एक युवा लड़की को देखा जिसके बाल कंधे तक घुंघराले थे तथा वह अपने दोनों हाथ कमर पर रखे हुए थी तथा वह 4 सदस्यों के समूह का नेतृत्व कर रही थी। वह उनकी ओर अकड़कर चली। अध्याय 616 अध्याय 508 तुम वो कैसे बन गए? अध्याय 616 अध्याय 508 तुम वो कैसे बन गए? उस खूंखार छोटी बच्ची को देखकर वू हेंग भी दंग रह गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि शहर में प्रवेश करते ही उसे कोई परिचित मिल जाएगा। यूली एक ब्रूड जिसे स्नैक्स बहुत पसंद थे और जो विभिन्न जानवरों में बदल सकता था। जब वह ब्लैकस्टोन टाउन में टीम के सदस्य थे तो उन दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। अब भी रिश्ता अच्छा था, बस वे अलग अलग समूहों से थे। वू हेंग ने एसोसिएशन के छिपाने वाले लबादे का उपयोग नहीं किया था, बल्कि उसने एक साधारण हुड वाला लबादा पहना हुआ था जिससे उसका सिर और चेहरा ढका हुआ था तथा केवल उसकी एक जोड़ी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। यूली की नजरें उन तीनों पर टिकी थीं जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उसने सख्ती से पूछा, अरे तुम तीनों शहर में क्या कर रहे हो? यह देखकर कि उसने उसे पहचाना नहीं है, वू हेंग ने उत्तर दिया, मैं एक एसोसिएशन का सदस्य हूँ, यहाँ से गुजर रहा हूँ, एक रात रुकने की योजना बना रहा हूँ। एसोसिएशन से? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? यूली ने पूछा। वू हेंग ने अपना ध्वजवाहक बैज निकाला और उसे सौंप दिया। यूली ने बैज को हाथ में पकड़ते हुए थोड़ा सा मुंह बनाया। एसोसिएशन के सभी प्रतीक चिन्ह एक समान मानक के थे तथा धारक की पहचान दर्शाते थे। लेकिन यह प्रतीक, वह इस बात की पुष्टि कर सकती थी कि यह एसोसिएशन की ओर से था, लेकिन यह उसके लिए अपरिचित था। यह किस प्रकार का प्रतीक है? उसने पूछा। वू हेंग ने कहा, मुझे अपने प्रबंधक के पास ले चलो और मैं तब समझाऊंगा। यह देखकर कि उसका रवैया अच्छा है और प्रतीक चिन्ह वास्तव में एसोसिएशन का ही है, उसने अपने कुछ संदेह दूर कर दिए। चलो मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी, उसने कहा। वू हेंग और अन्य दो लोग उसके पीछे एसोसिएशन की ओर चले गए। रास्ते में वू हेंग ने पूछा, सड़कें काफी खाली लग रही हैं, है ना? क्या आपके क्षेत्र में लोग सर्दियों में बाहर घूमते हैं? उसने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया, तो फिर जब सड़क पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है तो आप गश्त क्यों कर रहे हैं? मैं? ओह, हमारी टीम गंभीर और जिम्मेदार है, यूली ने गर्व से अपना सिर उठाते हुए घोषणा की। वे एसोसिएशन के मुख्य हॉल की ओर बढ़ते रहे। यूली ने टीम के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा, पहले ब्रेक रूम में जाओ, मैं बाद में तुम्हें बुला लूंगी। टीम के सदस्यों ने सिर हिलाया और अपने रास्ते चले गए। फिर यूली उन तीनों को गलियारे से होते हुए स्टीवर्ड के कार्यालय में ले गई। उसने दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। जवाब आया, अंदर आइए। यूली ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी नजर वू हेंग पर पड़ी और कहा, तुम मेरे साथ आओ। ठीक है, वू हेंग ने सिर हिलाया और उसके पीछे कार्यालय में चला गया। स्टीवर्ड, हमारे प्रशिक्षण के दौरान हमने इन तीनों को पाया जो बाहर से एसोसिएशन के सदस्य होने का दावा कर रहे थे, यूली ने प्रवेश करते ही बताया। स्टीवर्ड स्लीथर बैठे हुए दस्तावेजों पर काम कर रहे थे और एक चीता चिमनी के पास लेटा हुआ था। चीता उसके पास आया, उसके चारों ओर घूमकर सूंघने लगा, फिर वापस फर्श पर लेट गया। स्लीथर ने सिर उठाकर उनका जायजा लिया और पूछा, आप कहां से हैं? आपका काम क्या है? गोल्ड एंड सिल्वर आइलैंड से, वू हेंग ने उत्तर दिया। सोने और चांदी द्वीप? यूली अचानक घूम गई और स्लीथर ने भी संदिग्ध भाव से उसकी ओर देखा। वू हेंग ने अपना हुड हटाया, अपना असली चेहरा दिखाया और मुस्कुराते हुए अभिवादन किया, बहुत समय हो गया, स्टीवर्ड स्लीथर, कैप्टन यूली। वू हेंग, यूली ने आश्चर्य से कहा और उछलकर उसकी ओर झुक गई। वू हेंग ने सहजता से उसे पकड़ लिया और चुप हो गया, चुप रहो, चिल्लाओ मत, मैं यहाँ ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता। ओह, मुझे लगा कि आवाज जानी पहचानी लग रही है। यह तुम हो? यूली ने अपनी आवाज धीमी कर ली, लेकिन वह साफ तौर पर रोमांचित थी। प्रारंभिक आश्चर्य के बाद स्लीथर ने उनकी अंतरंग बातचीत देखी और थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। उसने वू हेंग को घूरा और यूली को फटकारते हुए कहा, ठीक से व्यवहार करो यूली, अब तुम बच्ची नहीं हो। यूली ने मुंह बनाया और फिर आज्ञाकारी ढंग से एक तरफ खड़ी हो गई। वू हेंग की ओर मुड़कर स्लीथर ने पूछा, क्या आप लुंडेहम सिटी गए थे? हाँ, मैं कुछ मामलों से निपटने के लिए वापस गया था, वू हेंग ने बैठते हुए जवाब दिया। चीता आया, सोफे पर कूद गया और उसके सहारे झुक गया। आप कितने समय तक रुकने की योजना बना रहे हैं? स्लीथर ने पूछा। वू हेंग ने चीते को सहलाया और कहा, बस रात भर के लिए, मैं सुबह निकल जाऊंगा। मैं मुख्यतः तुम सबका हालचाल जानने आया था। इतनी जल्दी हो? यूली ने टिप्पणी की।
स्लीथर ने कहा, आपने अपना सारा समय लुंडहैम शहर में बिताया होगा। दोनों महिलाओं के सवालों का वू हेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद आपको अभी तक पता न हो, लेकिन अब मैं सोने और चांदी के द्वीप का द्वीप स्वामी हूँ। मैं ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता। दोनों ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। द्वीप स्वामी? वह क्या है? यूली ने पूछा। वू हेंग ने बताया, जिस तरह एक नगर स्वामी एक शहर का प्रबंधन करता है, उसी तरह एक द्वीप स्वामी पूरे द्वीप का प्रबंधन करता है। एसोसिएशन द्वारा पदोन्नति? स्लीथर ने पूछा। वू हेंग ने बताया, यह एसोसिएशन द्वारा की गई नियुक्ति है, लेकिन उससे अलग वे द्वीप के सामान्य विकास में हस्तक्षेप नहीं करते। एसोसिएशन में मेरा पद एक ध्वजवाहक के रूप में है। यूली और भी अधिक आश्चर्यचकित हुई, बिल्कुल नहीं। आपको फिर से पदोन्नति कैसे मिली और क्यों? युवा लड़की को आंतरिक रूप से कुछ असंतुलित महसूस हुआ। वे दोनों मूल रूप से 5वीं टीम के सदस्य थे। वो हेंग कप्तान और फिर उपकार्यकारी बन गए थे, जिसे यूली अब भी कुछ हद तक स्वीकार कर पा रही थी। वह टीम की कप्तान बनने के लिए भी प्रयास कर रही थी, लेकिन अब वो हेंग द्वीप स्वामी और ध्वजवाहक भी बन गया था। अचानक उनके बीच की खाई फिर से बढ़ गई। बुरा नहीं है, यहां से जाना सही निर्णय था, स्लीथर ने टिप्पणी की। वो हेंग ने फिर कहा, दरवाजे पर जो दोनों हैं, वे मेरे नौकर हैं। कोई उन्हें मेरे कमरे में ले जाए ताकि हम आराम से बातें कर सकें। यूली, तुम जाओ, स्लीथर ने निर्देश दिया। यूली ने दरवाजा खोला और एक स्टाफ सदस्य को बुलाया ताकि वह अन्य 2 लोगों को उनके गंतव्य तक ले जा सके। फिर वह वापस लौट आई। चीता को उठाकर उसने अपनी गोद में रख लिया और बातचीत जारी रखी। वो हेंग, क्या तुम्हारे यहाँ बहुत सारे समुद्री डाकू हैं? पहले इनकी संख्या काफी थी। ये समुद्र के एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमाए हुए थे, जिससे समुद्र में जाते समय समुद्री डाकुओं से सामना होने की संभावना बहुत ज्यादा थी। उन्होंने जवाब दिया। क्या वे कॉमिक्स में दिखाए गए लोगों की तरह ही आकर्षक हैं? उसने पूछा। स्लीथर की चेतावनी भरी नजरों को भांपते हुए वो हेंग ने जवाब दिया, कॉमिक्स में समुद्री लुटेरों का रोमांटिक चित्रण किया गया है। वे सब बदमाश हैं, बिल्कुल उन ज़मीनी समुद्री लुटेरों की तरह जिन्हें हम जानते हैं, जिनके चेहरे बदसूरत, दांत पीले और सांसों से बदबू आती है। वे संघ के दुश्मन हैं। अध्याय 617 अध्याय 508 आप वह कैसे बने? 2 अध्याय 617 अध्याय 508 आप वह कैसे बने? 2 यूली ने घृणा का भाव दिखाया, आपको पीले दांतों और खराब सांसों के बारे में कैसे पता चला? जब मैं उपकार्यकारी था तो मैंने कई लोगों को मार डाला था। वो हेंग ने उन समुद्री डाकुओं के बुरे कामों का वर्णन करना जारी रखा। यूली उसके पास खड़ी होकर गंभीरता से सुन रही थी। कॉमिक्स पढ़ते समय उसे लगा कि समुद्री डाकू काफी सुंदर होते हैं, लेकिन अब उसका वर्णन सुनने के बाद उसे वैसा महसूस नहीं हुआ। सौभाग्यवश वह वास्तव में समुद्री डाकू बनने के लिए बाहर नहीं निकली थी। तो आप द्वीप मास्टर कैसे बने? यूली ने पूछना जारी रखा। मजबूत योग्यताएं, अच्छा दिखना और एसोसिएशन द्वारा अत्यधिक भरोसा किया जाना, क्या यह सामान्य बात नहीं है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुमने यह पद निश्चित रूप से पैसे से खरीदा है। तुम इतने अमीर हो, यह कैसे संभव हो सकता है? इतना महत्वपूर्ण मामला पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, वो हेंग ने चीते की पीठ थपथपाते हुए कहा। दरअसल जब मैंने कुछ समुद्री लुटेरों को मार डाला और पर्याप्त पुण्य अर्जित कर लिया और द्वीप पर कुछ लोगों ने मिलकर मेरी सिफारिश की, तो मुझे द्वीप का स्वामी नियुक्त कर दिया गया। ओह, तो यह ऐसा ही था, यूली ने सिर हिलाया। स्लीथर ने यह भी पूछा, लुंडहैम सिटी के बारे में क्या ख्याल है? वेन मनशा, जो एक गैंग पृष्ठभूमि से आते हैं, में कुछ प्रबंधकीय प्रतिभा दिखती है। विकास वास्तव में मेरी उम्मीदों से अधिक था। मैंने मनी कैट पर भी एक नजर डाली, भले ही इसे बाहर ले जाया गया हो, यह एक बहुत अच्छा औद्योगिक दृष्टिकोण है। स्लीथर मुस्कुराया, उसे दूसरे पक्ष से मिली मान्यता पसंद आई। क्योंकि आप द्वीप मास्टर बन गए हैं, तो क्या आपके पास द्वीप के विकास के लिए कोई योजना है? विकास के लिए मैं लुंडहैम सिटी के मॉडल को अपनाना चाहता हूँ। जब मौका मिले तो आप वहां जाकर देख सकते हैं और शायद एक बड़ा मनी कैट भी खोल सकते हैं। वो हेंग ने अपने विचार साझा किए। इस पर विचार करने के बाद स्लीथर ने कहा, यह संभव है, मैं भी कभी इस द्वीप पर आऊंगा और जब मैं प्रबंधक का कार्य पूरा कर लूंगा तो मैं आपके स्वर्ण और रजत द्वीप पर चला जाऊंगा। आंटी, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैंने कभी समुद्र नहीं देखा, यूली ने तुरंत कहा। स्लीथर ने उसे देखा, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां तुम न दिखो। हे आंटी, आप सबसे अच्छी हैं। वो हेंग ने भी कहा, वहां सर्दियों में जाना बेहतर है, जब तापमान बिल्कुल सही होता है, गर्मियों में थोड़ी गर्मी होती है। जब समय आएगा तब देखेंगे, हम इसके लिए समय निकाल लेंगे। हम अपनी गंभीर बातचीत समाप्त करने के बाद वो हेंग कुछ सामान लेकर आया। मैं आपके लिए उपहार लाया हूं। एक एक करके जादुई वस्तुएं प्रस्तुत की गईं। दोनों को एक प्रोटेक्शन पेंडेंट और एक स्टे यूथफुल ब्रेसलेट मिला। ऐसी वस्तुएं लुंधाम शहर में दुर्लभ थीं और ब्लैकस्टोन टाउन में भी दुर्लभ थीं। वे दोनों आश्चर्यचकित और कुछ हद तक उत्साहित थे। फिर वो हेंग ने एक स्पेस रिंग निकाली और उसे यूली को सौंप दिया। 5 घन मीटर जगह वाला एक स्पेस रिंग, यह चीजों को संग्रहित करने को और अधिक सुविधाजनक बना देगा। वाह, तुम तो बहुत अमीर हो, यूली ने तुरंत उसे अपनी उंगली पर रख लिया। उसने दोनों वस्तुएं एकत्र की। वो हेंग ने आगे कहा और स्लीथर की मेज पर रक्तरंग के 2 दोहरे ब्लेड और एक और स्पेस रिंग रख दी। स्पेस रिंग भी 5 घन मीटर की है। इस दोहरे ब्लेड का नाम ब्लडथर्स्टी ट्विन ब्लेड्स है, जो एक विशेष वस्तु है जो किसी को कम समय में विस्फोटक युद्ध शक्ति प्रदान कर सकती है। इसके दुष्प्रभाव भी स्पष्ट हैं, यह धीरे धीरे आपको अपना विवेक खो देगा। इसका इस्तेमाल करते समय सावधान रहें। जब उन्होंने स्पेशल आइटम सुना तो दोनों महिलाओं की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उन्होंने वास्तव में एक हथियार श्रेणी विशेष वस्तु प्रस्तुत की। ब्लैकस्टोन टाउन में यह द्वितीय स्तर की योग्यता के लिए एक पुरस्कार होगा। मुझे दे दो। क्या यह ठीक है? स्लीथर थोड़ा सशंकित था। किसी व्यक्ति का उपहार लेकर आना सामान्य बात थी, लेकिन फिर भी उसे लगा कि यह उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं था। आखिरकार ब्लैकस्टोन टाउन खतरनाक नहीं था। वो हेंग मुस्कुराए और बोले, यह आपके लिए उपयुक्त है, इसे ले जाएं और इसका उपयोग करें, बस दुष्प्रभावों के प्रति सचेत रहें। तो फिर धन्यवाद, स्लीथर ने खुशी से स्वीकार किया। यूली, जो उनके बगल में थी, को लगा कि उसकी स्पेस रिंग अब उतनी आश्चर्यजनक नहीं रही। वो हेंग, क्या तुम पक्षपात कर रहे हो? मेरे पास एक चीज कम क्यों है? मुझे अभी तक तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त हथियार नहीं मिला है। जब मिल जाएगा तो मैं उसे तुम्हारे लिए बचाकर रखूंगा। यूली ने इसके बारे में सोचा और सहमति जताते हुए कहा, ठीक है। स्लीथर अच्छे मूड में था, उठा और बोला, चलो अब जब वो हेंग वापस आ गया है तो जश्न मनाते हैं और आपके दोनों नौकरों के लिए भी कुछ खाने को भेजते हैं। मैं एक अच्छी शराब खाना जानता हूँ, यूली ने उत्साहित होकर कहा। जाओ एक निजी कमरा बुक करो। ठीक है। वे तीनों देर रात तक शराब खाने में बातें करते रहे, फिर आराम करने के लिए अपने स्थानों पर लौट गए। रात गहरी हो चुकी थी। वो हेंग के कमरे का दरवाजा धीरे से खटखटाया गया। दरवाजा खोलते ही
उसने देखा कि स्लीथर चुपचाप प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसकी आंखें चोर की तरह सतर्क होकर इधर-उधर घूम रही थीं। जैसे ही दरवाजा पूरी तरह खुल गया, स्लीथर तेजी से घर में प्रवेश कर गया। दरवाजा बंद करने के बाद उन्होंने जोश से एक दूसरे को चूमा और बेडरूम की ओर चल पड़े। शयन कक्ष में प्रवेश करते ही उन्होंने जल्दी से अपने कपड़े उतार दिए। स्लीथर ने उसे जोर से बिस्तर पर धकेल दिया और उस पर कुछ हद तक बेदर्दी से बैठ गया। दोनों ने गहरी सांस ली। तुम मुझसे मिलने अभी क्यों आए? स्लीथर ने थोड़ी शिकायत की। मैं सचमुच बहुत व्यस्त था। इस यात्रा के लिए समय निकालना आसान नहीं था। वो हेंग ने उसकी कमर पकड़कर उसकी मदद करते हुए कहा। स्लीथर ने उसे देखा, फिर धीरे से नीचे झुककर उसके ऊपर लेट गया। अगर तुम वापस नहीं आए होते तो यह प्रबंधक तुम्हें गोल्ड और सिल्वर द्वीप पर ढूंढने गया होता। वो हेंग मुस्कुराया और हल्के से उसकी पीठ थपथपाई। जब मनी कैट स्थापित हो जाएगी तो आपके पास एक अच्छा कारण होगा। यह इतना आसान नहीं है। येको किंगडम में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए मैं कैसे जा सकता हूँ? हमें मौके का इंतजार करना होगा। येको साम्राज्य में क्या हो रहा है? लुंडहम शहर में मैंने 2 दुश्मनों को मार गिराया जो नगर प्रभु के भवन पर कब्जा करना चाहते थे। दोनों येको साम्राज्य से थे। वो हेंग उत्सुक था। स्लीथर ने अपनी हरकतें रोक दी और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। क्या दोनों येको किंगडम से हैं? मत रुको। वो हेंग ने उसे धीरे से थपथपाया और उसके आगे बोलने का इंतजार करते हुए कहा। एक ने खुद को युवराज बताया और दूसरे ने खुद को द्वितीय युवराज। यह समझ नहीं आ रहा कि वे दोनों एक ही समय में लुंडहम शहर पर ध्यान क्यों केंद्रित कर रहे थे। स्लीथर ने एक पल सोचा, फिर समझाया। इस समय राज्य में सबसे प्रभावशाली राजकुमार युवराज और द्वितीय युवराज हैं। युवराज को सेना का समर्थन प्राप्त है, जबकि द्वितीय युवराज को कई नौकरशाहों और कुलीनों का समर्थन प्राप्त है। बाकी राजकुमारों का ज्यादा प्रभाव नहीं है। यह मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि उन दोनों में से कौन अंत तक टिक पाता है। अध्याय 618 अध्याय 508 आप कैसे बने 3 अध्याय 618 अध्याय 508 आप कैसे बने 3 क्या बूढ़ा राजा अभी भी मरा नहीं है? क्या अब भी उनका मरना इतना महत्वपूर्ण है? वे इतने लंबे समय से शासन नहीं कर पाए हैं और सत्ता पहले ही धीरे धीरे बिखर चुकी है। दरअसल उनकी मृत्यु न होने के कारण ही कोई आंतरिक संघर्ष नहीं हुआ है। हम्मा, आपने अच्छी बात कही है। स्लीथर ने मुस्कुराते हुए कहा। चिंता मत करो, अगर कोई खतरा हुआ तो मैं वेन मंशा को पहले ही बता दूंगा। हालांकि हम इतने पास नहीं हैं। आखिरकार यह तुम्हारी संपत्ति है और कोई भी मेरे आदमी की चीजों को हाथ नहीं लगाएगा। यह तो बहुत घटिया है। वो हेंग मुस्कुराया। क्या तुम्हें यह सुनना अच्छा लगेगा? हाँ, और बताओ। स्लीथर ने अपना चेहरा सहलाया और धीरे से कहा, मेरे प्यारे पति, आप बहुत अच्छे हैं। यह कहने के बाद उसने उसे गहरा चुंबन दिया। अगले दिन वो हेंग गाड़ी से नीचे उतरा। उन दोनों को अलविदा कहने के बाद वह सीधे शहर के बाहरी इलाके की ओर चल पड़ा। गाड़ी पर 2 निगाहें तब तक उसका पीछा करती रहीं जब तक वह बहुत दूर नहीं चला गया और फिर वापस लौटने के लिए मुड़ा। शहर की सड़कों पर कुछ लोग आम नागरिकों की वेशभूषा में शहर के द्वार से गुजरे। उनमें से एक रुक गया और उस आकृति को देखने लगा जो धीरे धीरे दूर जा रही थी। बेला, क्या देख रही हो? जल्दी करो, बाकियों को ज्यादा देर इंतजार मत करवाओ। कोई आगे से पीछे आया, उसकी नजरों का पीछा करते हुए। बेला नाम की महिला ने कहा। वह व्यक्ति वापस आ गया है, फिर भी यह कुछ परिचित सा क्यों लग रहा है? कौन? उन्हें कभी नहीं देखा। लगता है अभी अभी एसोसिएशन की गाड़ी से उतरे हैं। एसोसिएशन का ही कोई होगा। बेहतर होगा कि हम कोई बखेड़ा न खड़ा करें। एसोसिएशन से कोई? बेला की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। उसके बगल वाले व्यक्ति ने कहा, चलो चलें, आज प्रार्थना का दिन है, बड़ों को ज्यादा देर तक इंतजार मत करवाओ। ठीक है, ठीक है। बेला ने सिर हिलाया और अपनी गति तेज कर दी। लेकिन उसकी निगाहें अब भी कभी-कभी उस दिशा की ओर मुड़ जाती थीं, जहां वह आकृति शहर के बाहर गायब हो गई थी। 9 दिन बाद फैंटम ट्रेन गोल्ड और सिल्वर द्वीप के जंगल में दिखाई दी। 3 लोग ट्रेन से उतरे और तुरंत ही उनमें बेचैनी की भावना उत्पन्न हो गई। क्योंकि वे 2 पशु महिलाएं लेकर आए थे और उनका स्तर अधिक नहीं था, इसलिए वे रास्ते में कई बार खाने और आराम करने के लिए रुके। इससे उनकी यात्रा में भी थोड़ी देरी हुई। यहाँ मौसम गर्म था और वो हेंग ने अपने सूती कपड़े बदल लिए थे और पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि दोनों दूर समुद्र को घूर रहे थे, थोड़ा चकित। अगर मौका मिला तो मैं मिनी को तुम्हें समुद्र तट पर ले जाने दूंगा। अपने सूती कपड़े उतार दो, कहीं लू न लग जाए, वो हेंग ने तुरंत याद दिलाया। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपने सूती कपड़े उतार दिए। कुछ हद तक छोटे कपड़े पहने हुए वे वो हेंग के पीछे शहर में चले गए। शहर में प्रवेश करने पर उन्होंने एक गाड़ी बुलाई, द्वीप मास्टर मनोर में जाने के लिए। जागीर की ओर लौटना। उन्होंने बड़ा दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चले गए। पतले छलकते फव्वारे और हवा में लहराते फूलों और पेड़ों ने दोनों जानवर महिलाओं की आंखें एक बार फिर चौड़ी कर दी। उन्होंने सिटी लॉर्ड का भवन देखा था और सोचा था कि यह पहले से ही बहुत आलीशान है। अब जो उनके सामने था वह और भी भव्य था। मिनी और फिलिपा के अपने घर से बाहर भागते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। मास्टर, मिनी उसकी बाहों में गिर पड़ी और फिलिपा भी दूसरी तरफ गिर पड़ी। क्या घर पर सब ठीक है? सब ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, मिनी ने जवाब दिया। वो हेंग ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। तुम्हारे 2 दोस्त आए हैं, तुम पहले उन्हें उनके कमरे चुनने के लिए ले जाओ। मिनी ने अपना सिर पीछे की ओर घुमाया और फिर उन दोनों को देखा जिन्होंने अभी अभी अपने हुड उतारे थे। उत्साहित होकर उसने कहा, रोबे, एनेट, तुम लोग यहाँ हो। वह जल्दी से उनके पास गई और उन दोनों को गले लगा लिया। छोटी बिल्ली वाली महिला रॉबी ने कहा, मिनी, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। एनेट ने भावशून्य स्वर में कहा, यहाँ बहुत गर्मी है, मुझे लू लग जाएगी। मैं तुम्हें अंदर ले चलती हूँ, वहाँ एयर कंडीशनिंग है। मिनी ने दोनों को कमरे में खींच लिया। फिलिपा ने वो हेंग पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए पूछा, आप पिछले कुछ दिनों से कहाँ थे? मेरी कमी महसूस हो रही है? बिल्कुल नहीं, मैंने बहुत सारे समुद्री डाकू पकड़े हैं और इसके बारे में आपसे डींग न मारना नुकसान जैसा लगता है। वो हेंग ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और कमरे की ओर चला गया। मिनी ने मुझे रेडियो पर बताया था कि तुमने मैड लायन समुद्री डाकू समूह को मार डाला और एक समुद्री डाकू को वापस ले आई। फिलिपा ने अपना चेहरा खुजाते हुए कहा, हाँ मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि सारे समुद्री डाकू मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन उसने मेरे लिए आवाज उठाई। सचमुच नेक काम किया। उसकी पत्नी को कोई ले गया था और वह बस उनकी खुशी की कामना कर रहा था। अध्याय 619 अध्याय 509 220 000 लोगों की बिजली खपत। अध्याय 619 अध्याय 509 220 000 लोगों की बिजली खपत। वो हेंग को पूरी स्थिति भारी लगी। उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया था और उन्हें अपहरणकर्ता के लिए खुशी की कामना करनी थी। एक समुद्री डाकू के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ है वह?
शिलिगुई ने उसे जेल में बंद कर दिया था और मैं आपसे बात करके जानना चाहती थी कि क्या आप उसे मारने के बजाय उसकी जान बख्श सकते हैं। वह बुरा इंसान नहीं है और उसने मुझे भी बचाया था। फिलिपा उसकी बाह से लिपट गई। प्लीज डैडी। शिलिगुई द्वारा बंद किए जाने का अर्थ था कि उनका नाम भी वांछित सूची में था। एक बार वारंट जारी हो जाने पर जब तक उसका कोई रिकॉर्ड न हो उसे मिटाना कठिन होता है। उसे सीधे रिहा करना स्पष्टतः असंभव था। यदि यह दोबारा पकड़ा गया तो गोल्ड एंड सिल्वर आइलैंड एसोसिएशन के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। लेकिन उस आदमी ने फिलिपा को बचा लिया और उसके बिना वह शायद वहीं मर जाती। वू हेंग ने कहा, मैं बाद में शिलिगुई से बात करूंगा और देखूंगा कि क्या उनके लिए सुधार करके खुद को सुधारने का कोई मौका है। क्षतिपूर्ति करने का क्या मतलब है? इसका अर्थ है पिछली गलतियों की भरपाई के लिए नए पुण्य कार्य करना। ओह, केवल आप जादूगर ही सुसंस्कृत हैं। वे एक साथ कमरे में लौट आए। एक कैटवुमन और एक लटकते कान वाली खरगोश लड़की सोफे पर आराम कर रही थीं। चलो मैं तुम्हें कमरे चुनने ले चलती हूँ, तुम दूसरी या तीसरी मंजिल में से कोई एक चुन सकते हो। मिनी ने उन्हें पुकारा। फिलिपा भी चिल्लाई, मैं भी एक चुनना चाहती हूँ। आप क्यों चुनते हैं? आप तो यहाँ रहते नहीं हैं। यहाँ बहुत सारे कमरे हैं, एक और कमरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलिपा जल्दी से उनके पीछे चली गई। वे दोनों एक साथ ऊपर की ओर चले गए। वू हेंग अपने शयन कक्ष में लौट आया और अपने कपड़े बदल लिए। इसके बाद वह रेडियो रूम में गए और माइक्रोफोन उठाया। वेन मनशा, मैं गोल्ड और सिल्वर आइलैंड पर वापस आ गया हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उनका इरादा केवल शुभकामना संदेश भेजने का था। रेडियो से वेन मनशा की आवाज सुनाई दी, गुरुजी, क्या आपकी यात्रा सुचारू रही? सब ठीक था। पिछले कुछ दिनों में कोई समस्या तो नहीं हुई है ना? वेन मनशा ने बताया, नहीं, नगर निगम ने पुनः नियुक्ति शुरू कर दी है तथा रक्षा ढांचे को पुनः व्यवस्थित कर दिया गया है। जब वू हेंग वहां से गया तो उसने उसके लिए लगभग 20,000 कंकाल छोड़े थे। वे सभी ज़ोंबी वर्ल्ड से स्थानांतरित किए गए थे। लुंधाम शहर के लिए यह एक महत्वपूर्ण सैन्य बल था। वे येको साम्राज्य के पूर्वी सीमावर्ती शहरों पर सीधे हमला कर सकते थे और संभवतः सफल भी हो जाते। वहां कुछ गोला बारूद भी छोड़ा गया था तथा मशीन गन से लैस ऑफरोड वाहन भी थे। यदि वास्तव में इसे हटाने का इरादा हो तो यह आसान नहीं होगा। वू हेंग ने निर्देश जारी रखते हुए कहा, अपना ख्याल रखना और अधिक काम मत करना। मुझे पता है, जब बच्चा पैदा होगा तो मैं उसे तुम्हारे पास ले जाऊंगा। ठीक है। उसने रेडियो रख दिया और वू हेंग कमरे से बाहर चला गया। वह विपरीत कीमिया प्रयोगशाला में प्रवेश कर गया। कंकाल कीमिया वॉरलॉक ने महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की थी। उनके बगल में उत्पाद शेल्फ पर कई तैयार अमृत और प्रथम स्तर के शवकोर औषधियां थीं। वू हेंग ने सब कुछ इकट्ठा करने के बाद वह मैकेनिस्ट के कमरे की ओर बढ़ा। पूरा कमरा अभी भी यांत्रिकी द्वारा व्यवस्थित किया जा रहा था। वू हेंग ने नजर घुमाई और उन्होंने देखा कि मिश्रित धनुष के ब्लूप्रिंट तैयार कर लिए गए थे तथा विभिन्न भागों के लिए सामग्री और आयाम भी उसी के अनुसार चिह्नित कर दिए गए थे। उनकी अनुपस्थिति से कंकालों के काम में कोई देरी नहीं हुई। उन्होंने तैयार ब्लूप्रिंट भी एकत्र किए। फिर वह नीचे चला गया और मिनी तथा अन्य लोगों के साथ सहजता से बातचीत करने लगा। शाम के समय आंद्रे विलो सिटी हॉल से लौटे। रात्रि भोजन के दौरान वू हेंग ने आंद्रे विलो को द्वीप की प्रगति के बारे में बात करते हुए सुना। निर्माण दल अभी भी विस्तार कर रहा था और विभिन्न निर्माण वाहनों के जुड़ने से पूरे प्रोजेक्ट की गति कई गुना बढ़ गई। मजदूरों ने अब घर निर्माण का काम शुरू कर दिया था। व्यापार कारवां खरीद के लिए सिटी हॉल ने 6 कंपनियों के साथ खरीद समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, जिनमें से 2 में तांबे के एस्क के बजाय सीधे तांबे के सिक्के की खरीद शामिल थी। शेष 4 सफेद बारूद और शीशे के लिए थे। यदि गुणवत्ता और गति मानकों के अनुरूप होगी तो वे खरीदारी जारी रखेंगे। मिनी ने पूछा, खरीदारी के लिए शानेला के वापस आने का इंतजार क्यों न किया जाए? हम निश्चित रूप से काफी पैसे बचा सकते हैं। फिलिपा ने बातचीत में शामिल होकर कहा, वह और वू हेंग प्रेमी हैं और हम एक ही जगह से सब कुछ नहीं खरीद सकते जैसे हम बेचने के लिए सामान को अलग करते हैं। पहले भोजन और हथियार एक साथ खरीदे जाते थे। आपने जिस स्थिति का उल्लेख किया है वह कभी नहीं हुई। फिलिपा ने अपना सिर खुजलाया, तो मुझे नहीं पता, शायद उनमें बहस हुई होगी। शानेला यहाँ नहीं है, अगर होती तो हम उसे ढूंढ लेते। बेतरतीब अंदाजा मत लगाओ, वू हेंग ने कहा और फिर पूछा, क्या शानेला ने हाल ही में कोई संदेश भेजा है? नहीं, मुझे उम्मीद है कि कोई खतरा नहीं होगा। मिनी ने ऊपर देखा। वू हेंग ने भी भौहें चढ़ाई और एक पल के लिए सोचा, उसे इस तरह अपने कबीले में लौटकर परेशान नहीं होना चाहिए। किसी को भी उसे परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ, बात तो सही है। बहन शानेला इतनी अमीर हैं कि हर कोई उनके साथ रहना चाहेगा। जब समूह में लोग खाना खाते समय बातचीत कर रहे थे तो नए शामिल हुए रोबी और एनिक चुपचाप खाना खा रहे थे और बातचीत सुन रहे थे। रात के खाने के बाद इसके बाद उन्होंने प्रशिक्षण कक्ष में प्रशिक्षण सत्र लिया। फिलिपा शराब खाने में लौट आया। वू हेंग ने सभी नौकरानियों को बैठक कक्ष में बुलाया। रॉबी और एनेट की ओर देखते हुए उसने कहा, मुझे तुम्हारे साथ एक गुलामी का अनुबंध करना है। मिनी ने जरूर तुम्हें इसके बारे में बताया होगा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाकर कहा, गुरुजी, हम तैयार हैं। तो फिर शुरू करते हैं। पहले कौन जाएगा? छोटी बिल्ली लड़की रॉबी आगे बढ़ी। उसकी आंखें दृढ़ थीं और उसका सिर ऊंचा था। मैं पहले जाऊंगी। इसमें अपने भाग्य का सामना करने की भावना थी। रॉबी बीस्टमैन जनजाति की एक बिल्ली प्रेमी थी जिसके भूरे भूरे बाल थे और उससे मिलते जुलते भूरे भूरे बिल्ली के कान और पूंछ थे। उसकी ऊंचाई लगभग 1.4 से 1.5 मीटर थी, एक छोटी जानवर जैसी। वू हेंग मुस्कुराया, कोई बात नहीं, घबराओ मत, इसका तुम्हारे भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं घबराया हुआ नहीं हूँ, रॉबी ने हठपूर्वक उत्तर दिया। वू हेंग ने अनुबंध की पर्ची खोली। खून की पहली बूंद। बिल्ली लड़की का छोटा नाखून बढ़ा और धीरे से उसकी उंगली के सिरे पर चुभ गया, जिससे खून की एक बूंद स्क्रॉल पर गिर गई। स्क्रॉल ने खून के धब्बे को अवशोषित कर लिया। वू हेंग की आध्यात्मिक शक्ति को आकर्षित किया और बिल्ली लड़की के माथे में घुस गया। एक पैटर्न बना और फिर जल्दी ही गायब हो गया। अनुबंध पूरा हो गया था। रोबे का शरीर थोड़ा हिल गया। उनके बीच एक आत्मिक संबंध स्थापित हो गया था। अभी एक तरफ जाकर बैठो और आराम करो। रोबे ने प्रणाम किया और फिर एक और बैठ गया। इसके बाद एनेक ने स्वेच्छा से आगे बढ़कर कहा, क्या मुझे भी खून निकालना होगा? हाँ। वू हेंग ने एक और गुलाम स्क्रॉल खोला। मिनी की तरह एनेक भी खरगोश जाति से थी, जिसका चेहरा अंडे के आकार का था। लंबे भूरे बाल थे, लेकिन उसके कान खरगोश के लटकते हुए सफेद कान थे। सावधानी के साथ उसने अपनी उंगली में खंजर चुभोया और अपना खून स्क्रॉल पर गिरा दिया। इसी प्रकार अनुबंध भी पूरा हो गया। वू हेंग ने कहा, ठीक है, टीम में आपका स्वागत है। दोनों महिलाएं खड़ी हो गईं। धन्यवाद गुरुजी। अगर आपको रोजमर्रा की कोई जरूरत की चीज याद आ रही है तो मिनी को बताएं।
समय मिलने पर मिनी आपको शहर घुमाने या समुद्र तट पर ले जा सकती है। अगर आपको तैरना नहीं आता तो पानी में न जाए, क्योंकि यह कोई मजाक नहीं है। हाँ मास्टर, आज के लिए बस इतना ही। मजे करो और आराम करने के लिए जल्दी अपने कमरों में पहुंच जाना। वो हेंग ऊपर चला गया। इसके बाद मिनी और आंद्रे विलो दोनों नई लड़कियों को आइलैंड मास्टर मैनर के दौरे पर ले गए। प्रत्येक स्थान किस लिए है यह समझाते हुए। कुछ कमरों में प्रयोगात्मक कंकाल रखे हुए थे और बिना किसी अच्छे कारण के उन्हें परेशान न करना ही बेहतर था। वो हेंग ऊपर जाने के बाद उसने लकड़ी के एल्फ शानेला के किसी भी संदेश के लिए रेडियो रूम की जांच की, लेकिन कुछ भी नहीं मिलने पर वह भी आराम करने के लिए अपने कमरे में चला गया। अगले दिन ज़ॉम्बी दुनिया में वो हेंग इमारत से बाहर निकले और उन्होंने एक काफिले को मुख्य द्वार से गुजरते देखा। यह कुछ दूरी पर गोदाम के प्रवेश द्वार पर रुका, जहां बचे हुए लोगों ने सामान उतारना शुरू कर दिया। कुछ देर तक बगल से देखते रहे। क्यूई हानकै वांग हैविंग के साथ कुछ ही दूरी से आते हुए उनके पास पहुंचे। ये कैसा चल रहा है? क्यूई हानकै ने कहा, बड़ी आग से हुए मलबे को साफ कर दिया गया है। हम पिछले कुछ दिनों से लाइनों की मरम्मत का काम कर रहे हैं। लगभग 1-2 दिन में हमारा काम लगभग पूरा हो जाएगा। और मुख्य स्टेशन एक समझौते पर सहमत हो गया है। वे 200 मेगावाट के बिजली स्टेशन का खाका तैयार करेंगे, जिससे लगभग 2,20,000 घरों की वार्षिक बिजली की मांग पूरी हो सकेगी। यह सुनकर वुहेंग को लगा कि 220,000 घर पर्याप्त होंगे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि ज़ोंबी दुनिया में प्रत्येक गढ़ में शायद ही कभी कुछ 100 से अधिक लोग होते थे और गोल्ड और सिल्वर द्वीप पर केवल हजारों निवासी थे। यद्यपि जनसंख्या वृद्धि अभी भी जारी थी, लेकिन इसकी गति उतनी तीव्र नहीं थी। यह उसके उपयोग के लिए पर्याप्त से अधिक होगा। बहुत अच्छा, वुहेंग ने टिप्पणी की, फिर पूछा, कोई मांग? कुछ मोलभाव के बाद वे 100 किलोग्राम अनाज के 30 बैग चाहते हैं। मात्रा कुछ अधिक थी, लेकिन अस्वीकार्य नहीं थी। वे इसका परिवहन कैसे करेंगे? क्यूई हानकै ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि हमें एक हवाई अड्डे पर कब्जा करना होगा, फिर वे विमानों की व्यवस्था करेंगे। प्रांतीय शहर में एक हवाई अड्डा था। ठीक है, उनसे कहो कि ब्लूप्रिंट भेजें और सुनिश्चित करें कि वे विस्तृत हों। ठीक है। वुहेंग ने वांग हैविंग को देखना जारी रखा। इंजीनियर वांग, आपके यहाँ हालात कैसे हैं? यहाँ भी सब कुछ हो गया। लीडर क्यूई हानकाई मुझे फ्लेम फर्नेस दिखाने ले गए। यह पूरी तरह से ताप आपूर्ति की पूर्ति कर सकता है। यह मूल पावर प्लांट के अनुसार मैंने जो खाका तैयार किया है वह यहाँ है। बस मूल बॉयलर बदल दो और यह काम करने लगेगा, उन्होंने एक खाका निकालते हुए समझाया। अध्याय 620 अध्याय 510 यह जानते हुए कि मेरे बाहर एक आदमी है। अध्याय 620 अध्याय 510 यह जानते हुए कि मेरे बाहर एक आदमी है। वापसी की यात्रा में 9 दिन लगे और वे एक और दिन ब्लैकस्टोन टाउन में रुके। कुल मिलाकर वुहेंग ने वांग हैविंग को 10 दिन का समय दिया था। अगर वह तब तक ब्लूप्रिंट नहीं बना पाया तो वुहेंग को आश्चर्य होगा कि क्या वह पहले झूठ बोल रहा था। वुहेंग ने ब्लूप्रिंट को देखा, जिसमें बॉयलर के आयाम और विशिष्टताओं का विस्तृत विवरण दिया गया था। तो अगर हम इसे ब्लूप्रिंट के अनुसार बनाते हैं तो हम मौजूदा बॉयलर को बदल सकते हैं, है ना? हाँ, विनिर्देश सटीक होने चाहिए। बड़े और छोटे दोनों ही आकार के उपकरणों को मूल उपकरण से मेल खाने में कठिनाई होगी, वांग हैविंग ने कहा। वुहेंग ने ब्लूप्रिंट रख दिया। ठीक है, मैं समझ गया। तुमने इसमें अच्छा काम किया है। यही तो मुझे करना चाहिए, बेस ने हमें बचा लिया, वांग हैविंग ने अपने बालों को सहलाते हुए कहा। जाओ और जो करना है करो, जब तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ठीक है, मैं फिर इस पर काम करूंगा। वांग हैविंग ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। क्यूई हानकाई अभी भी एक तरफ खड़े होकर उत्सुकता से पूछ रहे थे, अगर हम सचमुच बिजली बहाल कर सकें तो हमारा अड्डा ऐसा करने वाला प्रांत का पहला अड्डा हो सकता है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यूई हानकै ने सिर हिलाया और अधिक कुछ नहीं कहा। यदि बेस में बिजली बहाल हो सके तो न केवल विभिन्न उच्च शक्ति उत्पादन श्रृंखलाएं फिर से शुरू हो जाएंगी, बल्कि यह बेस में बचे लोगों के लिए भी अच्छी बात होगी। जीवन अधिक सुविधाजनक होगा। पावर प्लांट पर चर्चा करने के बाद वुहेंग ने आगे कहा, वाहनों का काफिला तैयार करो, हम लाशों को हटाने जा रहे हैं। ठीक है, मैं अब तैयारी शुरू करता हूं। क्यूई हानकै ने इंटरकॉम को अपनी छाती पर दबाया और काफिले को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। वुहेंग ने हड्डी दानव नंबर 1 रूपांतरित ज़ॉम्बी राजा को संबोधित करते हुए कहा, 30,000 भाले वाले कंकाल, 20,000 कुल्हाड़ी चलाने वाले कंकाल, 20,000 लंबे धनुष वाले कंकाल और 5 सिर वाले कंकाल ड्रैगन को इकट्ठा करो। कारखाने के प्रवेश द्वार पर 20 दूसरे दर्जे के उत्परिवर्तित कंकाल इकट्ठा करो, जैसा आदेश दिया गया था। कारखाने के विभिन्न भागों में खड़े कंकाल उबलने लगे, कदम से कदम मिलाकर केंद्रीय सड़क की ओर बढ़ने लगे, एकत्रित होने लगे, कारखाने के मुख्य द्वार से बाहर निकल गए और तैयार खड़े हो गए। बोन डेमन एक चौथे दर्जे का उत्परिवर्तित ज़ोंबी था जिसे वुहेंग ने मार डाला था, जिसमें सूचना प्रसारित करने की अधिक क्षमता थी। बिग हेड स्केलेटन को जिस तरह से संगठित किया गया था वह एक समय में कुछ 100 लोगों को ले जाने के लिए था, जो बार बार आदेश जारी करते थे, जो विभिन्न कंकालों द्वारा आदेशों को निष्पादित करने की विशिष्टता को दर्शाता था। हालांकि अस्थि दानव अधिक सीधा था, वह एक साथ हजारों सैनिकों को जुटा सकता था और ऐसा एक साथ कर सकता था। यह लामबंदी के लिए अधिक सुविधाजनक था। जब सेना का ढांचा तैयार हो गया तो वाहनों का काफिला भी निकल पड़ा। क्यूई हानकै ने ड्राइवर की सीट ले ली और वुहेंग सह पायलट की सीट पर बैठ गए। विशाल सेना के साथ वे केंद्रीय जिले की ओर बढ़े। शहर के एक ब्लॉक में शतविक्षत शरीर और अंगविहीन भीड़ सभी दिशाओं से केंद्र की ओर उमड़ पड़ी, मानो कोई काली धारा आगे बढ़ रही हो। यह अंतहीन लग रहा था। काश! ऊपर हवा में वस्तुओं के चीरने की आवाज और फिर कई मीटर के पंखों वाले कंकालों का एक समूह ऊपर की ओर उड़ता हुआ भिनभिनाने की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। आसमान से लोहे के बम मूसलाधार बारिश की तरह बरस रहे थे। कांपती हुई जमीन और धूल के बादलों के बीच लाशों का झुंड तुरंत ही साफ हो गया और पीछे केवल अंग और टूटे हुए शरीर ही बचे। लेकिन विस्फोटों ने और भी अधिक भीड़ को आकर्षित किया, जो सभी दिशाओं से एकत्रित होती रही, एक प्रचंड धारा में बदल गई और फिर से आगे बढ़ गई। वुहेंग ने लाशों की दूरी को देखते हुए आदेश जारी किया, धनुर्धारियों को अपने तीर चलाने दो। बुश! भाला पंक्ति के पीछे खड़े धनुर्धारियों ने एक साथ अपने तीर चलाए। तीर झंझनाते हुए भीड़ पर गिरे। लाशों की बाढ़ शाही में बदल गई, जो नीचे गिर रहे थे और अपने पीछे वालों को ठोकर मार रहे थे। कंकाल ड्रैगन ने अपनी मैगजीनें पुनः लोड की और पुनः उड़ान भरी तथा बम गिराना जारी रखा। एक बार फिर घना धुआं उठा। चाचा, उस इमारत में बहुत सारे उत्परिवर्तित लाश इकट्ठे हुए हैं, एक स्तर 3, बाकी स्तर 2 और विकसित लाश हैं। जो दूर की इमारत की ओर इशारा करते हुए वापस उड़ गया। वुहेंग ने ऑरेंज एक्सप्रेस होटल पर नजर डाली। टूटे हुए दर्पणों और बिखरे हुए कांच के बीच से अंधेरे में खड़ी आकृतियों को धुंधला धुंधला देखा जा सकता था। सबसे ऊंचा तीसरे स्तर का ज़ोंबी है।
सबसे ऊंचा स्तर 3 है, जियो ने पुष्टि की। वू हेंग ने फिर से होटल की दिशा की ओर देखा। ये उत्परिवर्तित ज़ोंबी स्पष्ट रूप से युद्ध क्षेत्र पर नजर रखे हुए थे और संभवतः अंततः भागने का विकल्प चुनते। वू हेंग ने कहा, जाओ और ग्लेंडा को नीचे बुलाओ। ठीक है। जियो सीधा ऊपर उड़ गया। जल्द ही ग्लेंडा जियाओ जियाओ से मिल गई और वे दोनों एक साथ नीचे उड़ते हुए दिखाई दिए। क्या हुआ, ग्लेंडा ने पूछा। वू हेंग ने कहा, जियो को वहां कुछ उत्परिवर्तित लाशें मिली, दुष्ट तलवार ले लो और उन्हें मार डालो ताकि वे भाग न सकें। ग्लेंडा ने नजर घुमाई, कौन सा स्तर? सबसे उच्च स्तर 3 उत्परिवर्तित ज़ोंबी है, जो स्तर 15 पेशेवर के बराबर है। ठीक है, मुझे दुष्ट तलवार दे दो। वू हेंग ने बुरी तलवार निकाली और सलाह दी, जब तक तुम कंकाल सैनिकों को नहीं छोड़ देते तब तक तलवार मत खींचो। मुझे पता है, मैं इसका प्रयोग पहली बार नहीं कर रहा हूं। ग्लेंडा ने दुष्ट तलवार स्वीकार कर ली और तेजी से होटल की ओर दौड़ पड़ी। कंकाल सैनिकों से दूर होने के बाद दुष्ट तलवार खींची गई। तलवारों की रोशनी तेजी से चमक उठी और भीड़ के बीच एक के बाद एक सिर गिरने लगे, जैसे घने धान के खेत में गहरी जुताई करना। वह सीधे होटल में घुस गई। वू हेंग ने फिर अपना ध्यान युद्ध के मैदान पर केंद्रित किया। 4 राउंड की बमबारी के बाद सड़क पर जमा होने वाले ज़ॉम्बी की गति धीमी होने लगी थी। अधिकांश के अब केवल अंग ही क्षतिग्रस्त हो गए थे। वे अस्थिरतापूर्वक आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ो, वू हेंग ने आदेश दिया। खड़खड़ाहट। तैयार खड़े भालाधारी कंकाल अपने भाले थामे उठे और आगे बढ़ने लगे। आक्रमणकारी लाशें भालों से छेदी गईं। सभी लाश को मार डालो। ग्लेंडा वापस लौटी और उसे म्यान में रखी शैतानी तलवार थमाते हुए बोली, सभी मारे गए हैं। वू हेंग ने दुष्ट तलवार ले ली और उसे रख लिया। ग्लेंडा पहरा देने के लिए ऊपर उड़ती रही। वू हेंग ने फिर अनुभव पैनल खोलकर देखा। स्तर 17 2,21,782 बटा 2,65,000। इस बार अनुभव में लगभग 90,000 की वृद्धि हुई। स्तर 18 से केवल 40,000 कम। चाहे आप इसे कैसे भी समझें, अगली लहर में स्तर ऊपर उठना सुनिश्चित होना चाहिए। विभिन्न गुटों की शीर्ष सेनाओं में शामिल होकर 5वें स्तर का पेशेवर बनने के विचार ने उनके दिल में कुछ उत्साह जगाया। उसने आकाश की ओर देखा। आज स्तर को आगे बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं था। रात का कंकालों पर बहुत कम प्रभाव होने के बावजूद अभी भी कई खतरे मौजूद थे। अब तक तो सुरक्षित रहना ही लाभदायक होगा। मुझे और अधिक मेहनती होने की जरूरत है। भट्टी की स्थापना को सुरक्षित करना होगा, फिर स्तर ऊपर लौटना होगा, वू हेंग ने खुद से कहा। जल्द ही युद्ध का मैदान साफ हो गया। उत्परिवर्तित और विकसित लाशों के शव एक तरफ ढेर में रखे हुए थे। होटल से तीसरे स्तर के उत्परिवर्ती ज़ोंबी विशालकाय ज़ोंबी थे, जिनके शरीर से काला केराटिन निकल रहा था। वू हेंग ने पहले भी उन्हें मार डाला था, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जितना अब। उन्होंने धर्मांतरण की प्रक्रिया शुरू की। टूटे हुए मांस से एक के बाद एक कंकाल निकलते गए और लाश के कोर अंतरिक्ष वलय में एकत्रित होते गए। फिर वह सड़क पर आगे बढ़ता रहा, लाश युद्ध क्षेत्र जारी करता रहा और कंकाल उसके पीछे पंक्ति में शामिल होने के लिए उठते रहे। उनके द्वारा लाए गए कंकालों की संख्या पहले से ही काफी थी और अब सड़क उनसे घनी हो गई थी। एक छोर से दूसरे छोर तक भीड़ थी। देखने के लिए अनथी। सब कुछ समाप्त होने के बाद वू हेंग ने वॉकी टॉकी निकाली, क्यूई हान के लोगों को बुलाकर देखो कि क्या कुछ खोजने लायक है, फिर वापस चलें। रोजर। काफिला पीछे से आ रहा था। बचे हुए लोगों ने रास्ते में आसपास की दुकानों से सामान इकट्ठा किया और सबसे पहले आवश्यक सामान को ट्रकों तक पहुंचाया। बाकी को बाद में अन्य लोगों द्वारा सावधानीपूर्वक एकत्र कर लिया जाएगा। जब सफाई का काम लगभग पूरा होने वाला था, तब तक आसमान भी काला हो चुका था। एक बड़ी सेना के साथ काफिला कारखाने की ओर लौटने लगा। सीमा द्वार से होते हुए वे गोल्ड और सिल्वर द्वीप पर लौट आए। वू हेंग सबसे पहले कंकाल कीमिया वॉरलॉक के कमरे में गए और नए प्राप्त शव कोर वितरित किए। लेवल 3 कॉर्पस न्यूक्लियस पोषण पर अनुसंधान ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। कई उच्च स्तरीय कीमिया कंकालों ने अमृत बनाने का काम शुरू कर दिया था। अतीत में किए गए विभिन्न परीक्षणों से पूर्णतः भिन्न। इससे वू हेंग को लाश के मूल पोषण के लिए भी आशा मिली। उसे बस यही उम्मीद थी कि वह 18वें स्तर तक पहुंचने से पहले ही औषधि प्राप्त कर लेगा। कुछ देर तक खड़े होकर देखने के बाद वू हेंग कमरे से बाहर चला गया और नीचे की ओर चला गया। जैसे ही वह पहली मंजिल पर पहुंचा, उसने देखा कि मिनी 2 नई नौकरानियों के साथ आंगन में शटलकॉक खेल रही थी। उनकी हंसी पूरे प्रांगण में गूंज रही थी। वू हेंग को बाहर आते देख दोनों दासियों ने तुरंत हंसना बंद कर दिया और प्रणाम करते हुए कहा, स्वामी, कोई चिंता नहीं, खेलते रहो। तभी मिनी दौड़कर आई और बोली, मास्टर, शानेला ने दिन में संदेश भेजा था कि वह कबीले के मामलों के कारण देर से आ रही है। क्या आपने इसे प्राप्त किया या इसे अभिलेखों में पढ़ा? मिनी ने उत्तर दिया, यह कंकाल अन्वेषक की रिकॉर्ड बुक में लिखा है। ठीक है, मैं देखूंगा। वू हेंग सीधे ऊपर रेडियो कक्ष में चला गया। उन्होंने शानेला के रेडियो के पास रखे स्केलेटन इन्वेस्टिगेटर के रिकॉर्ड को देखा। वहां पाठ की एक अतिरिक्त पंक्ति थी, कुल के कामों की वजह से मेरा आपसे संपर्क करने में देरी हो रही है। मैं यहाँ ठीक हूँ, चिंता मत करो। यह वही था जो मिनी ने कहा था। शनेला ने एक संदेश भेजा था। विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं था। कुछ सोचने के बाद वू हेंग ने फिर भी माइक्रोफोन उठाया, संपर्क करने की कोशिश करते हुए, शनेला, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? 3 या 4 सेकंड के लिए शांति छा गई। तभी रेडियो के अंदर से एक जानी पहचानी आवाज आई, क्या आप इसे ऐसे इस्तेमाल करते हैं? हाँ, बस इसे पकड़ो और बोलो, यह बहुत सरल है। वू हेंग ने समझाया, फिर पूछा, आपके यहाँ हालात कैसे हैं? संदेश वापस भेजने में इतना समय क्यों लगा? आह। पहले एक हल्की आह भरी गई, उसके बाद शानेला की आवाज आई, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। इस जवाब से वू हेंग को लगा कि इसमें और भी कुछ है। मुझे इसके बारे में बताओ, शायद मैं मदद कर सकूं या कम से कम तुम अपनी परेशानियां साझा कर सको। दूसरी तरफ कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, एल्डर काउंसिल को पता चला है कि एम्बर पेंडेंट का इस्तेमाल किया गया था और पता चला कि मेरे बाहर एक आदमी है।